मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में फिर से आपका स्वागत है। कुछ देर हम लोग इंतजार करेंगे और भी लोगों को जुड़ने देंगे, फिर आगे का क्लास स्टार्ट करेंगे। लोगों का कहना है कि लेक्चर 7 और 8 नहीं चलता है। ये आपके इसमें इशू आ रहा है क्या? लॉगिन में इशू आ रहा है लेक्चर 7 और 8 का? तो कोई बात नहीं, आप अपने जिस भी कंपनी से आपने इसे किया है वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर सपोर्ट वाला होगा, वहाँ आप कॉन्टेक्ट करेंगे। बाकी जानकारी वहाँ से आपको दिया जाएगा। नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। आप लोग अपने उस पर कांटेक्ट करेंगे और वहां से जानकारी आपको दी जाएगी। गुड मॉर्निंग सभी को। कुछ देर हम लोग इंतजार करेंगे, बाकी लोगों को भी जुड़ने देंगे, उसके बाद फिर क्लासेस आज का स्टार्ट करेंगे। अब लगता है बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सभी लोगों तक आवाज पहुंच रही है? जिन लोगों को नहीं आ रहा, एक बार वो चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि मुझ तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मुझे लगता है सारे लोगों तक आवाज पहुंच रही है। गुड मॉर्निंग फिर से सभी को। अब लगता है काफी लोग जुड़ गए हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारा जो है वेब डेवलपमेंट का जो 3 पिलर है, लास्ट के कुछ क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस इसको किया था। पहला पिलर है HTML, दूसरा पिलर है आपका CSS स्टाइलिंग के लिए, और तीसरा पिलर है आपका वो हो गया आपका ये जो है तीसरा पिलर है आपका जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने लास्ट के क्लासेस में देखा था
कि जावास्क्रिप्ट क्या है, कैसे काम करता है। मैंने आपको बताया भी था, जावास्क्रिप्ट जो है वो 100% प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इस यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही बिहेव करता है, और जो भी चीजें हैं इसमें, यह सब एक सबसे मेन पर्पस जो है जावास्क्रिप्ट का, मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट का सबसे मेन पर्पस क्या है कि यह समझें कि आप एक किसी भी वेबसाइट का एक तरह से समझे तो दिमाग है। कोई भी इस तरह के लॉजिक रिलेटेड काम जो है वो सब के सब जावास्क्रिप्ट के द्वारा किए जाते हैं। तो कोई भी इस तरह का लॉजिक रिलेटेड जो काम है वो सब के सब जावास्क्रिप्ट पे किया जाता है। हम लोग एक बार फिर से उसको देख लेंगे कि क्या है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जावास्क्रिप्ट का यूज कैसे है, वो कैसे काम करता है। और हम लोगों ने यह भी कल के क्लास में देखा था कि जावास्क्रिप्ट जो है इवेंट्स को कैप्चर करने में बहुत हेल्प करता है। हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करेंगे उसको। हम लोग चलेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे विजुअल स्टूडियो कोड में। स्क्रीन शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। आप चलेंगे वापस कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम लोग अपने फोल्डर में चलेंगे, जो फोल्डर हम यूज कर रहे हैं क्लासेस के लिए, जिसमें हमने HTML भी सीखा था, जावा CSS भी सीखा था, और जावा स्क्रिप्ट भी इसी में हम लोग देख रहे हैं। तो वापस इसको ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। और अब आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत सारा अलग अलग फाइलें जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड बनाया था। पहला एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको यह भी बताया था कि यह जो है आपका क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट जो है यह भी CSS की तरह तीन तरीके से किसी भी चीज में इम्बिड किया जाता है। जैसा अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि द माइंड ऑफ द फ्रंट एंड। द माइंड ऑफ द फ्रंट एंड कहने का मतलब है कि किसी भी वेब पेज या फिर वेबसाइट का जो है, यह समझे कि एक तरह से दिमाग है। जो भी कुछ उस वेबसाइट में हो रहा है, मतलब कुछ हो रहा है, आप बटन क्लिक करने पे कोई पॉपअप आ रहा है, या इस तरह की जो भी एक्टिविटियां हो रही है कि कोई बटन क्लिक करने पे कुछ कंटेंट चेंज हो रहा है, आपका कुछ फॉर्म सबमिट हो रहा है, या इस तरह की जो भी चीजें हैं, वह सब का सब जो हैंडल करता है वह जावा स्क्रिप्ट करता है। आजकल के कुछ आप एक बहुत अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल जावास्क्रिप्ट का ले सकते हैं कि आप जब facebook.com के वेब पेज पे अगर गए हों, और उसमें आपने देखा होगा कि एक बटन होता है लाइक करने का। लाइक करने का जो बटन होता है, जनरली आप किसी भी वेब पेज में देखते हैं कि कोई भी, आपने अभी सीखा भी था HTML में कि जैसे ही हम कोई भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि पेज लोड होता है, उसके बाद ही अगला वेब पेज ओपन होता है। और पर वह जो आप फेसबुक पेज में देखते हैं वह बस एक सिंपल बटन है, लिंक वगैरह नहीं है। फिर भी जब आप उस पे क्लिक करते हैं उस लाइक बटन पे, तो वह पोस्ट लाइक होता है, काउंट बढ़ता है, और भी चीजें होती है। तो यह सब के सब जो है, यह सबका सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनेज किया जा रहा है। सबका सब जो ये चीजें है, यह सब के सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनेज किया जा रहा है। एक मिनट, आप लोग इसको समझेंगे। अ, मैंने आपको बताया कि सबका सब जो है जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनेज किया जा रहा है।
हाँ शायद कुछ हम लोग लास्ट टाइम पे डिस्कशन पे चलते हैं वापस अपने, कि जावास्क्रिप्ट जो है वह क्या क्या करता है एक वेबसाइट में। जनरली आप लोगों ने, मैं अभी एग्जांपल भी दे रहा था कि facebook.com पे जाते हैं तो वहां पर आपको एक जो है लाइक बटन दिखता है। और facebook.com पे ही क्या, अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं तो आपको वहां पे भी सब्सक्राइब का बटन दिखता है और भी अलग अलग टाइप के बटन दिखते हैं। अगर आप उस पे क्लिक करते हैं तो कोई पेज रिलोड नहीं होता, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती, फिर भी वह पोस्ट लाइक होता है अगर फेसबुक पे है, और फिर भी वह चैनल सब्सक्राइब होता है यूट्यूब पे। तो यह सब कैसे हो रहा है बैकग्राउंड में, यही काम आपका जावास्क्रिप्ट इंजन कर रहा है। और यह सब जो एक्टिविटियां हो रही है, बटन के क्लिक पे कुछ एक्टिविटी हुई, या फिर आप देखेंगे कि कीबोर्ड के कोई बटन प्रेस पे कोई एक्टिविटी हुई, इस तरह की जो चीजें हैं यह सब का सब जो है जावास्क्रिप्ट कर रहा है। कीबोर्ड के बटन प्रेस पे एक्टिविटी कहने का मतलब है कि आप अगर यूट्यूब पे गए हों तो आपने गौर किया होगा, अगर आप जिनके पास भी एक क्या बोलते हैं, जिनके पास भी एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है या लैपटॉप है, उन्होंने गौर किया होगा कि जब भी हम ये जब भी हम यूट्यूब पे जाते हैं और स्पेस बार प्रेस करते हैं या फिर लेफ्ट एरो राइट एरो प्रेस करते हैं, तो क्या होता है कि स्पेस बार प्रेस करने पे वो वीडियो पॉज हो जाता है, और लेफ्ट एरो राइट एरो करने पे फॉरवर्ड होता है, रिवर्स होता है। क्या कितने लोगों ने इसको गौर किया है यूट्यूब के वेबसाइट पे डेस्कटॉप में? जिन भी लोगों ने इसे देखा है एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ यह एक्टिविटी होती है यूट्यूब पे। यूट्यूब के वेबसाइट पे अगर आप उसे डेस्कटॉप मतलब कि एक लैपटॉप या डेस्कटॉप में यूज कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो आपने गौर किया होगा कि जब भी आप स्पेस बार प्रेस करते हैं या लेफ्ट एरो राइट एरो प्रेस करते हैं तो वह वीडियो जो है स्पेस बार प्रेस करने पे वीडियो पॉज हो जाता है, और लेफ्ट एरो राइट एरो पर यह जो है फॉरवर्ड होते, लेफ्ट एरो प्रेस करने पे जो है रिवर्स होता है, राइट एरो प्रेस करने पे जो है फॉरवर्ड होता है। यह जो एक्टिविटियां है यह सब का सब जो है जावास्क्रिप्ट कंट्रोल करता है। और यह जो चीजें हैं यह सब का सब जावास्क्रिप्ट हैंडल करता है। तो लास्ट हम लोग देख रहे थे कि जावास्क्रिप्ट जो है यह क्या करता है किसी वेबसाइट में। तो इसका एक एग्जांपल आप लोगों ने देख लिया कि यूट्यूब के वेबसाइट में वो क्या करता है कि कीबोर्ड के बटन्स को ट्रैक करता है कि ये बटन प्रेस हुआ है तो अब ये एक्टिविटी होनी है। और फेसबुक के वेबसाइट में हम लोगों ने देखा कि जब भी हम लाइक बटन प्रेस करते हैं तो वह एक्टिविटी होता है कि आपका पोस्ट लाइक होता है बिना पेज रिलोड हुए। तो यह दोनों चीजें जो है यह सब जावास्क्रिप्ट के द्वारा मैनेज हो रहा है, किया जा रहा है। और भी किसी वेबसाइट में आप लोगों ने देखा था कि कोई बटन प्रेस करने पे कोई पॉपअप आता है या इस तरह की जो चीजें हैं, यह सब का सब जावास्क्रिप्ट के द्वारा मैनेज किया जाता है। जावास्क्रिप्ट एक और चीज में बहुत ज्यादा यूज होता है, वह है आपका मतलब फॉर्म के अलग अलग टाइप के वैलिडेशन में। मतलब आपने क्या सबमिट किया डेटा, मान लिया आपसे पूछा जा रहा था आपका उम्र क्या है, तो उम्र में जनरली नंबर आता है कि आप कोई नंबर सबमिट करें। पर कुछ लोग क्या करते हैं कि जानकारी नहीं रहने के वजह से या फिर किसी भी कारण से उसमें मान लिया कि गलती से टेक्स्ट टाइप कर दिया। अब जावास्क्रिप्ट क्या करेगा कि रियल टाइम में ही वैलिडेट करके आपको बताएगा कि आपने फॉर्म में गलत डेटा एंट्री किया है, आपको इसमें जो है नंबर डालना था, टेक्स्ट नहीं डालना था। तो यह सब जो चीजें हैं यह सब जावास्क्रिप्ट के द्वारा मैनेज किया जाता है। आपको रियल टाइम में पॉपअप भी शो होगा। बहुत सारे वेबसाइट में आपने देखा होगा कि आप अगर कुछ गलत इंफॉर्मेशन फिल करते हैं तो एक पॉपअप वार्निंग आता है कि आपने गलत इंफॉर्मेशन फिल किया है, इसको सही फिल करें और उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करें। तो यह सब जो चीजें हैं यह सब जावास्क्रिप्ट के द्वारा मैनेज किया जाता है। जावास्क्रिप्ट रन कहाँ करता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट जो है क्लाइंट साइड में ब्राउजर पे रन करता है। मतलब चाहे वह कोई लैपटॉप हो, कोई डेस्कटॉप हो, या फिर किसी व्यक्ति का कोई फोन हो, सब जावास्क्रिप्ट जो है
हमेशा एक ब्राउजर में ही रन करता है, और उसको ब्राउजर में ही हम लोग यूज करते हैं किसी भी वेब पेज में। आजकल कुछ नई टेक्नोलॉजी भी आई है कि जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड भी रन कराया जाए, पर वह नई है ज्यादा, और उस लेवल तक आप उसको समझने में अभी समर्थ नहीं है कि वह कैसे काम करता है और उसका क्या यूज है। तो आप लोग यही जाने कि जावास्क्रिप्ट जो है अभी ब्राउजर पे ही रन हो रहा है, और इसका काम यही है। अब जावास्क्रिप्ट को मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जावास्क्रिप्ट को किसी भी वेब पेज में आप कनेक्ट करने या लिखने की तीन तरीके हैं अलग अलग। पहला तरीका इनलाइन है, दूसरा इंटरनल है, और तीसरा एक्सटर्नल है। सेम एज जो तरीके सीएसएस में हैं कि इनलाइन हम कोई सीएसएस लिखें, या फिर एक्सटर्नल उसी इंटरनली उसी डॉक्यूमेंट में लिखें, या फिर किसी एक्सटर्नल फाइल को कनेक्ट करें अपने एचटीएमएल वेब पेज से, उसी तरह के तीनों तरीके इसके अंदर भी हैं। इनलाइन है कि इनलाइन हम कोई इवेंट वगैरह का कुछ लिख दें और डायरेक्टली उसको चला दें, जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था। इंटरनल है कि इंटरनल हम लोग बॉडी के अंदर लास्ट के लाइन में एक स्क्रिप्ट टैग के द्वारा जो है जावास्क्रिप्ट को लिखें। और तीसरा तरीका है एक्सटर्नली हम कोई जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएं और उसको फिर हम अपने डॉक्यूमेंट से कनेक्ट करें। तो यह तीन तरीके हैं जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करने के किसी भी डॉक्यूमेंट से। अब जो ये भी मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट जो है असिंक्रोनस नेचर का होता है। असिंक्रोनस नेचर मतलब कोई भी इस तरह की यूजर इनपुट वगैरह के कारण, या फिर हो सकता है आपका जावास्क्रिप्ट कोड सर्वर से कुछ डेटा ला रहा हो, या इस तरह की चीजों पे आपका कोड ब्लॉक नहीं होता है, आप आगे का काम भी कर सकते हैं। वो आपका जो मान लिया कि आपने रिक्वेस्ट किया कि सर्वर से हमें यह इस तरह का चीजें के लिए कि जैसे कि आपने जावास्क्रिप्ट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल किसी वेबसाइट में देखा होगा। सबसे अच्छा एग्जांपल जावास्क्रिप्ट का यही है कि आप लोग जाते हैं किसी भी इस तरह के वेबसाइट में, वहां पे दो तरह के अलग अलग आपको सेलेक्ट वो मिलता है, सिलेक्ट का इनपुट मिलता है। पहला में आपने देखा होगा कि एक सेलेक्ट में होता है आपका स्टेट का नाम। स्टेट का नाम बहुत सारा अलग अलग आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट में। जैसे ही आप उस स्टेट को सेलेक्ट करते हैं, तो फिर उसके बगल के ही ड्रॉप डाउन में आपको फिर आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम दिखता है। तो अभी क्या हुआ कि जैसे ही आपने स्टेट सिलेक्ट किया, वह जावास्क्रिप्ट का कोड क्या है, सर्वर से उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट मांग रहा है। तो जब सर्वर बिजी है, मान लिया सर्वर बिजी है और डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं दे पा रहा है, तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि कभी कभी जब आप स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो वह वहां पे अगले पॉपअप में कुछ भी नहीं आता, वो खाली होता है। पर हम अगर जावास्क्रिप्ट असिंक्रोनस नेचर का नहीं होता, तो क्या होता कि जैसे ही आप स्टेट का नाम सेलेक्ट करते, आपका पूरा का पूरा पेज ही फ्रीज हो जाता, जब तक कि वह जावास्क्रिप्ट जो है वह सर्वर से डिस्ट्रिक्ट का डेटा न लेके आ जाए। आपका पूरा का पूरा पेज फ्रीज रहेगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो यह एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा मुझे लगता है। आप लोगों ने कितने लोगों ने देखा है इस तरह के बिहेवियर को? आपने आप लोगों ने इसमें किसी भी फॉर्म वाले वेब पेज में कितने लोगों ने देखा है आप लोगों ने? जिन लोगों ने भी देखा है वह लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ मैंने देखा है इस चीज के वेबसाइट पे इस तरह के बिहेवियर को। स्टेट सेलेक्ट करने पे वह डिस्ट्रिक्ट का नाम दिखाता है। हाँ, एक स्टूडेंट ने शायद लिखा है, अंकुश नाम है उनका, उन्होंने कहा है कि हाँ आरटीपीएस में उसका का दिखता है। जी हाँ, आरटीपीएस में आपने देखा होगा, सरकारी वेबसाइट है यह, आपका अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद करती है। जी हाँ, आपने देखा होगा इस तरह का। जिन्होंने नहीं देखा है कोई बात नहीं, आप लोग शायद कोई फॉर्म उस तरह का नहीं भरे हो जिसमें इस तरह का ऑप्शन आता है, या फिर आपने खुद से कोई फॉर्म फिल करके कभी ट्रायल नहीं लिया है कि क्या कैसे ये होता है। जिन लोगों ने फिल किया होगा कोई फॉर्म, तो उन्होंने देखा होगा कि इस तरह का बिहेवियर आता है,
जब आप स्टेट का सिलेक्शन लेते हैं तो आपके सामने उस रिफ्रेश होके डिस्ट्रिक्ट का भी लिस्ट आता है। तो यह सब जो बैकग्राउंड में मैनेज होता है, यह सब का सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनेज होता है। और असिंक्रोनस नेचर का जहां तक हम लोग बात कर रहे थे कि असिंक्रोनस नेचर क्या है, तो असिंक्रोनस नेचर जो जावास्क्रिप्ट का है, अभी आप लोग देख भी रहे थे कि असिंक्रोनस नेचर जो जावास्क्रिप्ट का है, यह है कि उस समय बैकग्राउंड में जो आपका डेटा आ रहा था सर्वर से, आपका पेज फ्रीज नहीं होगा, वह वेट करेगा सर्वर से डेटा आने का, और आगे का काम भी आपका कुछ कुछ करता रहेगा। अब कल हम लोगों ने यह भी सीखा था कि जावास्क्रिप्ट, चूंकि मैंने आपको बताया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द सेंस वो भी मैंने बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या महत्व है, कि जैसे ही कि वो कंप्यूटर जो है आपका भाषा नहीं समझता, हिंदी और इंग्लिश उसको समझ में नहीं आता है, या फिर जो भी आपका भाषा है वह उसको समझ में नहीं आता है, आप अगर उसको अपनी भाषा में बोल के कुछ बोलें तो वह कोई काम नहीं करेगा, या फिर उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है। तो उसके लिए हमें कंप्यूटर की भाषा में कोई निर्देश देना होता है। उस चीज के लिए हम लोग एक लैंग्वेज का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कंप्यूटर को प्रोग्राम करने, मतलब कोई भी तरह का आदेश या फिर उसको निर्देश देने में जो है, वह जिस लैंग्वेज का यूज होता है उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि कंप्यूटर आपकी भाषा नहीं समझता है, और फिर आपको उससे कुछ काम करवाना भी है, जैसे कि एक जगह से डेटा लो, दूसरे जगह से डेटा लो, दोनों को ऐड करके मुझे दिखाओ, मतलब दो तरह का अलग अलग इनपुट लो और फिर ऐड करके दिखाओ, इस तरह के जो चीजें करनी है आपको, तो कंप्यूटर में जो आपको आदेश देना है उस तरह की चीजें करने के लिए, उसके लिए जो भाषा का प्रयोग होता है उसके लिए उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा या जानते भी हों, अगर आप लोगों ने सुना हो, तो एक बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है जावा। जावा क्या करता है कि आपके एंड्रॉयड ऐप्स, जो आपके एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, इसके जो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, इसको बनाने में उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हुआ है, जिसको बोलते हैं जावा। एक दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों ने, आप कल ट्रेंडिंग में चल रहा है टॉपिक एआई। एआई जो बनाने में जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हुआ है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है पाइथन। उसी प्रकार जैसे वो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग काम के लिए हैं, उसी प्रकार यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, जिसका की काम है कि आपके वेब पेज को ब्रेन की का ब्रेन बनना, और उसको मतलब एज ए ऐसा फील कराना कि यह मतलब इंटरेक्टिव है, इसमें कुछ बटन वगैरह क्लिक करने पे कुछ होता भी है। अब जावास्क्रिप्ट में आप लोगों ने सीखा था कल के क्लास में कि जावास्क्रिप्ट में जो है वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट होता है। वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल को आप इस तरह से समझें कि जैसे कि वह एक कंटेनर है, उसमें कुछ भी आप स्टोर करके कुछ देर के लिए रख सकते हैं। जब तक कि आपका प्रोग्राम रन कर रहा है, वह वेरिएबल लाइव है, आपके रैम में वह स्टोरेज लिए हुए है और उसका वैल्यू स्टोर हुआ है। जैसे ही आप वह आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है, वह वेरिएबल जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी वैल्यू जो है खत्म हो जाती है। अगर आपको उसको वैल्यू को बचा के रखना है, तब फिर आपको किसी डेटाबेस में उसको स्टोर करके रखना होगा कि यह वैल्यू मुझे आगे भी काम की नीड है इसकी, तो ये आगे भी अगर इसका जरूरत है तो डेटाबेस में सेव करके रखेंगे। पर अगर इमीडिएट कुछ मतलब कुछ टाइम के लिए ही यूज है, तो हम लोग जनरली वेरिएबल में उसको स्टोर करके और फिर यूज करके बाद में जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है, वेरिएबल आपका डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अ, तो वेरिएबल को आप लोग समझें कि यह जस्ट एक मतलब समझें कि कंटेनर है जो कि कुछ देर के लिए आपको दिया गया है वैल्यू स्टोर करने के लिए। कुछ भी वैल्यू स्टोर आप इसमें कर सकते हैं, मैंने बताया भी था जावास्क्रिप्ट में अलग अलग टाइप के वैल्यू स्टोर होते हैं। अब वेरिएबल बनाने के लिए तीन तरीके मैंने आपको बताए थे, अलग अलग तरीके हैं जावास्क्रिप्ट में। एक है कॉन्स्ट, दूसरा है लेट, तीसरा है वैर। कॉन्स्ट का मैंने बताया था कि यह मतलब एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब यह चेंज नहीं हो सकता। पहली बार जब आपने इसमें वैल्यू दे दिया, अब यह चेंज नहीं होगा, और इसको अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर देगा।
दूसरा है लेट। लेट बिल्कुल यह चेंजेबल है, और आप इसको पहली बार बना के इसमें जो कुछ वैल्यू डालें, बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि कंटेनर में आप कुछ चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। यह अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर करने में है। वैर भी सेम इसी तरह का है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। पर दोनों में अंतर यह है कि लेट जो है यह एक ब्लॉक एसोसिएटेड है। जैसे कि एक ब्लॉक आपका 10 लाइन का लिखा हुआ है, 10 लाइन कोड उसमें लिखा हुआ है, तो अगर आपने उसमें लेट कीवर्ड की मदद से कोई वेरिएबल बनाया है तो वह उस 10 लाइन के अंदर ही वैलिड है। अगर आप बाहर एक्सेस करने की कोशिश करें उसे, तो वह एक्सेस नहीं होगा। पर वैर जो है यह बाहर भी एक्सेस होता है। और इसीलिए जावास्क्रिप्ट जो हैं, नए नए जो आए हैं, नए नए जो वर्जन्स आ रहे हैं जावास्क्रिप्ट के, उसमें इसको अवॉइड करने का, मतलब अवॉइड किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यूज नहीं कर सकते, अवॉइड किया जा रहा है, क्योंकि इससे कुछ ऐसा ना हो कि कुछ अलग ही टाइप का एरर आने लगे जो कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। अब कॉन्स्ट का मैंने आपको बताया है कि अगर मैंने इसमें वैल्यू चेंज करने की कोशिश की, आप स्क्रीन पे एक इमेज में देख भी रहे हैं कि कॉन्स्ट इसने डिस्काउंट रेट 0.10 लगाया है, और बाद में चेंज करने की कोशिश कर रहा है डिस्काउंट रेट 0.20, तो इसने तुरंत एरर दिया है कि आपने कांस्टेंट वेरिएबल के वैल्यू को आप चेंज कर रहे हैं, यह संभव नहीं है। तो यह जो चीजें हैं, यह आपको एक समझे कि सेफ्टी की तरह है, कि आपने जो वैल्यू फिक्स किया है उसको कोई बाद में बदल नहीं सकता है, जो वैल्यू फिक्स है वही रहेगा। अब आप हम लोगों ने लास्ट के क्लास में यह भी देखा था कि वेरिएबल जो है यह कई प्रकार का होता है। पहला वेरिएबल का प्रकार हम लोगों ने देखा था कि नंबर हो सकता है। दूसरा प्रकार हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रिंग हो सकता है। स्ट्रिंग इन द सेंस कि बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स जो है सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर जब लिखे जाते हैं तो उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे आपका नाम, आपका पता, या इस तरह की कोई चीजें जो है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। नंबर जो है, नंबर तो आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी डिजिट्स है वो नंबर है। फिर तीसरा टाइप का जो वेरिएबल जो जावास्क्रिप्ट में आपको मिलता है वह है बुलियन। बुलियन क्या करता है कि दो ही तरह का वैल्यू स्टोर करता था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा भी था इसको। बुलियन जो है दो ही वैल्यू स्टोर करता है, एक है ट्रू और एक है फॉल्स। और तीसरा चौथा टाइप का वेरिएबल जो जावास्क्रिप्ट में होता है वह है अनडिफाइंड। यह वेरिएबल नहीं, मतलब वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप्स इन द सेंस कि वह जो आपका कंटेनर है वह किस चीज की वैल्यू स्टोर करने के लिए आपने बनाया है। वह नंबर का वैल्यू स्टोर करने के लिए बनाया गया है, कि वह स्ट्रिंग का वैल्यू स्टोर करने के लिए बनाया गया है, या वह बुलियन का वैल्यू स्टोर करने के लिए बनाया गया है, या फिर किस तरह का वैल्यू स्टोर करने के लिए बनाया गया है। और भी कुछ होते हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल के टाइप, जैसे कि आप ने कल देखा भी था कि एक टाइप होता है ऑब्जेक्ट और एक टाइप होता है आपका ये जो है क्या बोलते हैं, अ, एक टाइप होता है ऑब्जेक्ट, और भी एरे वगैरह भी बहुत सारे अलग अलग चीजें वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल के टाइप होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब समस्या यह है कि जावास्क्रिप्ट में आपको इस तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है कि आप वेरिएबल बनाते समय यह बताएं कि हम जो वेरिएबल बना रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप का है। इस तरह का बिहेवियर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं मिलता है। जावास्क्रिप्ट का इंजन जो है, जो जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है, जो कि आपके ब्राउजर में होता है, वह क्या करता है कि जैसे ही आप कोई वेरिएबल बना के कोई वैल्यू उसको असाइन करते हैं, जावास्क्रिप्ट का इंजन उस वैल्यू को डिटेक्ट करके यह जानने की कोशिश करता है कि यह वेरिएबल किस टाइप का है। जैसे आपने कोई डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर कोई बहुत सारा कैरेक्टर अगर लिख दिया, तो जावास्क्रिप्ट का इंजन उससे यह डिटेक्ट करेगा कि यह जो है वेरिएबल यह स्ट्रिंग टाइप का है। अगर आपने कोई नंबर लिखा है तो जावास्क्रिप्ट का इंजन यह डिटेक्ट करके यह जानेगा
यह जो वेरिएबल है वह नंबर है। अगर आपने ट्रू और फॉल्स कोई लिखा है तो वह जानेगा कि वह एक बुलियन है। और अगर आपने कुछ डिफाइन किया ही नहीं, एक वेरिएबल का नाम लिख दिया और छोड़ दिया, तब आपका जावास्क्रिप्ट का इंजन क्या करता है कि तब वह देखता है कि अब तो कुछ पता चल ही नहीं रहा। तब वह क्या करता है कि उसका जो है डेटा टाइप कर देता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कहने का मतलब कि मुझे कुछ नहीं पता इसका क्या वैल्यू है, मुझे कोई आइडिया नहीं मिल रहा है इसका। तो अलग अलग टाइप के आपने कल देखे थे, अलग अलग टाइप के वेरिएबल होते हैं, आपने यूज करके भी इसको देखा था। अलग अलग टाइप के सिंबल्स भी मैंने आपको बताए थे कि अलग अलग टाइप का लॉजिकल ऑपरेटर होता है और इसका फिर वो होता है। एक बार चलेंगे हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और इसको फिर से एक बार देख लेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने लास्ट में देखा था। पहला देखा था इंटरनल जावास्क्रिप्ट। इंटरनल जावास्क्रिप्ट नहीं, इंटरनल से पहले हम लोगों ने देखा था इनलाइन जावास्क्रिप्ट। इनलाइन जावास्क्रिप्ट का मैंने आपको बताया था कि इनलाइन जो है वह डायरेक्ट एट्रीब्यूट के तहत डायरेक्टली इसमें इम्बिड किया जाता है। इनलाइन जावास्क्रिप्ट जो है ये आप अगर स्क्रीन पे कोड देख भी पा रहे होंगे, आपको दिख रहा है कि इनलाइन जावास्क्रिप्ट का जो है वो यही है कि यहाँ पे एट्रीब्यूट के तहत कोई एट्रीब्यूट के अंदर कोई जावास्क्रिप्ट कोड जो है वह लिखा गया है डायरेक्ट उसी एलिमेंट में जिसके अंदर हमें यह कोड लगाना है। मतलब इसमें कोई टारगेट वगैरह नहीं किया गया है, कुछ भी मतलब सेलेक्टर से सेलेक्ट नहीं किया गया है। डायरेक्ट जिस एलिमेंट में हमें नीड है उसको डायरेक्ट वहां पे लगा दिया गया है। ऑन क्लिक क्या है, आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पे एक मैसेज आ रहा है कि पॉइंटिंग डिवाइस बटन हैज बीन प्रेस्ड एंड रिलीज ऑन एन एलिमेंट। मतलब जैसे ही कोई बटन प्रेस होकर रिलीज होता है तो एक क्लिक इवेंट फायर होता है ब्राउजर के द्वारा, और यह क्या कर रहा है ऑन क्लिक, यह उस इवेंट को कैप्चर करके जावास्क्रिप्ट का एक कोड चला रहा है। पर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी हम लोगों ने सेलेक्ट वगैरह कुछ नहीं किया है, डायरेक्ट का डायरेक्ट उसी के अंदर जिस बटन पे हमें यह चाहिए डायरेक्ट का डायरेक्ट उसी के अंदर लिख दिया गया है। तो यह जो इस तरह का कोड लिखने का प्रैक्टिस है इसको बोलते हैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट। सीएसएस की तरह जावास्क्रिप्ट भी क्या करता है कि इसको अवॉइड करने की मतलब वो करता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि कोड जो है वह मैनेजेबल नहीं रह पाता। मतलब अगर आपने हर इस तरह के बटन वगैरह के अंदर आपने डायरेक्ट ही जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना शुरू कर दिया तो वह जो कोड है वह फिर मैनेजेबल नहीं रह पाएगा और मतलब बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा था वह है इंटरनल जावास्क्रिप्ट। इंटरनल जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने देखा था, बहुत सारे लोगों ने इस तरह का ट्राई किया भी था लास्ट के क्लास में। इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्या है कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट का अर्थ यह है कि इंटरनली अपने ही डॉक्यूमेंट में हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं। मतलब जिस डॉक्यूमेंट में हम को नीड है उस जावास्क्रिप्ट कोड की उसी के अंदर हम लिख रहे हैं और डायरेक्टली उसको यूज कर रहे हैं। इसको यूज करने का तरीका जो है सेम है जैसे सीएसएस में हम लोग यूज करते थे इंटरनल सीएसएस का। तो इंटरनल सीएसएस का यूज जो हम करते थे तो हेड के अंदर जो है हम लोग उसको स्टाइल टैग के तहत उसको लिखते थे। अब इसमें क्या करते हैं कि हम लोग बॉडी के अंत में स्क्रिप्ट टैग के तहत इसको लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम स्क्रिप्ट टैग को हेड टैग के अंदर नहीं लिख सकते, हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हैं और इसमें बॉडी टैग के अंदर भी लिखते हैं। पर इससे एक चीज आपको थोड़ा सा मतलब डिसएडवांटेज यह होता है कि अगर आपने हेड टैग के अंदर डायरेक्टली इसको लिख दिया जावास्क्रिप्ट को तो समस्या यह होगी कि अभी आपके डॉक्यूमेंट का बॉडी लोड हुआ ही नहीं। मतलब बॉडी में बहुत सारा आपने टेबल बनाया है, लिस्ट बनाया है, फॉर्म्स बनाए हैं और भी बहुत सारी चीजें बनाई हैं, वह अभी लोड हुआ ही नहीं। आपने डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट कोड को पहले रन कराने की कोशिश की तो उसे कुछ मिलेगा ही नहीं। वो फिर मतलब आपको एरर देगा कि इस कुछ तो कोई एलिमेंट तो हमें मिल नहीं रहा। तो वह इसीलिए इस परेशानी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर सबसे लास्ट लाइन में जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं, जिससे कि क्या होता है कि यह
इन लगभग इंश्योर हो जाता है कि हमारा बॉडी का कंटेंट लोड हो, उसके बाद ही जावास्क्रिप्ट का कंटेंट रन हो, जिससे कि उसको कोई भी एलिमेंट और इस तरह की चीजें डिटेक्ट करने में मतलब आसानी हो। क्योंकि आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि जावास्क्रिप्ट जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम मॉडल पे काम करता है। तो जब तक कि आपके पूरे HTML को रीड करके ब्राउजर एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ना बना ले, तो जब तक बनाएगा ही नहीं तो जावास्क्रिप्ट काम करेगा ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर सबसे लास्ट लाइन में से हम लोग जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं और फिर उसे लिखते हैं। आप लोगों ने कल ये भी देखा था कि वेरिएबल, हम लोगों ने कुछ वेरिएबल बनाया था, और कंसोल डॉट लॉग का कॉन्सेप्ट ये था कि कंसोल क्या आपका ब्राउजर का जो है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम अपने ब्राउजर को खोल के इंस्पेक्ट दबाते हैं तो आपका जो डेव टूल्स ओपन होता है उसमें एक वो होता है कंसोल। मैंने आपको ये स्टार्टिंग के पहले दूसरे क्लास में ही ये बताया था कि हम लोग डेव टूल्स का यूज कैसे करते हैं और डेव टूल्स ये चीज क्या है। तो आपके सामने यहाँ पे जैसे ही एलिमेंट्स के बाद आप दूसरा देखेंगे, किसी में तीसरा चौथा भी हो सकता है, तो आपको दिखेगा कंसोल। कंसोल क्या है कि यह आपके जावास्क्रिप्ट इंजन को आपके इसी डेव टूल्स में डायरेक्ट देता है और आप इसमें डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं इसका कमेंट सब हटा दूं, कमेंट सब हटा दूं और हटा के जैसे ही इसको रन करूं, यह इंटरनल जेएस वाले पेज को हम लोग जो वापस चलेंगे इसमें, इंटरनल जेएस वाले पेज को जैसे ही रन करके मैं इंस्पेक्ट करूं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बुलियन नाम का एक आपके सामने प्रिंट हो रहा है। बुलियन ये देखें आप कि यह प्रिंट हो रहा है कि टाइप ऑफ डी, मतलब डी का टाइप क्या है यह जानने की कोशिश की जा रही है कंसोल से। तो यहाँ पे दिखा रहा है बुलियन। आप इस तरह का और भी 3-4 अगर लगा ले, ये 4 मैंने लगा लिया, और यहाँ पे ए का टाइप जानने की कोशिश, बी का टाइप जानने की कोशिश, सी का टाइप जानने की कोशिश। और यहाँ पे जैसे ही मैं देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे इसको ABCD, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ए का टाइप है नंबर, बी का टाइप है स्ट्रिंग, सी का टाइप है नंबर और डी का टाइप है बुलियन। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि ए का टाइप है नंबर, आपको सही दिख रहा है कि ए का 9 नंबर है। बी का टाइप है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है, मैंने आपको बताया कि डबल और सिंगल कोटेशन के अंदर कुछ भी अगर हम लिखते हैं तो वह एक स्ट्रिंग होता है। सी का टाइप है नंबर और डी का टाइप है बुलियन। अब आपको ये दिख रहा है। फिर मैंने आपको बताया था, इस कोड को कमेंट कर देते हैं, जिनके पास भी विजुअल स्टूडियो कोड है, कंट्रोल के साथ अगर आप फॉरवर्ड स्लैश दबाते हैं तो वह सारा लाइन कमेंट हो जाता है। सेलेक्ट करके अगर हम कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे तो आपका सारा का सारा लाइन कमेंट हो जाएगा। फिर से उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे तो वह सारा लाइन आपको अनकमेंट हो जाएगा। अगर आपको मैनुअली करना है तो मैनुअली हर लाइन के आगे आप डबल स्लैश ऐड कर दें तो वह लाइन ऑफ कोड कमेंट हो जाएगा। और कमेंट के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूं कि कमेंट क्या है, कि या तो वह दो चीज करता है। पहला चीज क्या है कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है जो कोड उसको पढ़ रहा है, मतलब जो व्यक्ति उसको पढ़ रहा है उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ दे देता है। आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं कि यह काम के लिए यह कोड है। और दूसरा क्या करता है कि अगर आप कोई लाइन को कमेंट करते हैं तो जावास्क्रिप्ट इंजन इसको इग्नोर कर देता है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करता। तो दोनों बेनिफिट है। जैसे कि मैं इसको कमेंट कर दिया अगर, तो देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट इंजन इसको इग्नोर कर दे रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा है। अब हम लोग चलेंगे, कल मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था। एक सिंपल एग्जांपल था कि हम लोगों ने डॉक्यूमेंट चूंकि मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट जो है वह डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे चलता है। तो डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट, जो पूरा जो आपका ये जो आप जो भी पूरा HTML का कोड लिखे हैं तो वह पूरा का पूरा जो रन हुआ उस समय ब्राउजर में, तो वह पूरा का पूरा ही हो गया डॉक्यूमेंट।
डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक रूट एलिमेंट है, वो रूट एलिमेंट है HTML। उसके बाद उसके अंदर जितने भी अलग अलग टैग्स हैं वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में वह बनते जाता है। यहाँ क्या हो रहा है कि यह क्या कर रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो लिखा हुआ है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर इस नाम के आईडी को वह सर्च करके खोज रहा है। जैसे ही यह आईडी फाउंड होता है, उसका पूरा डिटेल जो है इस वेरिएबल में वह स्टोर कर देता है। यह एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर आप इसको देखना चाहें, अगर मैं इसका देखना चाहूं कि टाइप ऑफ बटन, तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखेगा कि यह एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है। तो इसमें बहुत सारा की वैल्यू का अलग अलग पेयर्स हैं, अलग अलग डेटा इसमें है, इसलिए यह एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसको विस्तार से देखना चाहें तो कंट्रोल डॉट लॉग के जगह लिखेंगे कंसोल डॉट dir। अब dir में जो है आपको पूरा ऑब्जेक्ट का जानकारी वो देगा। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि यह एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर की वैल्यू पेयर में बहुत सारा डिटेल स्टोर किया हुआ है। आप यहाँ पे बहुत सारा डिटेल देख रहे होंगे कि अलग अलग टाइप का इवेंट्स है, अलग अलग टाइप का वैल्यू है, अलग अलग टाइप का एट्रीब्यूट है। यह सारा डिटेल यह जो है आपके इस बटन एलिमेंट के अंदर जो है होता है। तो जावास्क्रिप्ट जैसे ही इसको सेलेक्ट करता है, जितना भी चीजें हैं उसके अंदर अवेलेबल सारा चीज वो डिस्प्ले कराता है। तो यह जो हमने देखा, यह तो देखा हमने। फिर हमने देखा था कि आपका वह जो चीज है, यह तो सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज से है। बहुत सारे लोगों को आइडिया भी नहीं कि यह मतलब क्या लिखा हुआ है, इवेंट लिस्नर क्या है और गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है। सिंपल एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था। यह क्या कर रहा है कि पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो है इस बटन को सर्च कर रहा है, और बटन के सर्च करने के बाद इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा है, और फिर उस पे कुछ एडिशनल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, जो कि वह चीजें एडिशनल इंफॉर्मेशन जो परफॉर्म हो रहा है वो आपको मैंने करके दिखाया था कि क्या है। अब एक दो तरह का जावास्क्रिप्ट का एम्बेडेड तो हमने देखा था, तीसरा तरह का जो है वह आज मैं आपको दिखा देता हूं। वह है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, एक्सटर्नल JS.html। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट सेम हम लोग अपने जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है HTML का उसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे VS कोड में तो ये बनेगा। और जिनके पास VS कोड नहीं है, फोन में देख रहे हैं, तो वो पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया ही था कि इसको लिखते कैसे हैं, वो पूरा एज इट इज लिखेंगे। टाइटल में हम लोग देंगे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। उसके बाद एक हेडिंग भी हम लोग बना देते हैं। जावास्क्रिप्ट को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं JS। तो कंफ्यूज नहीं होना है, JS अगर आपको कहीं दिखे, जावास्क्रिप्ट का ही शॉर्ट फॉर्म है JS। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पेज को रन कर लेते हैं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट वाले को। पेज आपका रन हो गया। अब एक्सटर्नल कहने का मतलब है कि कोई एडिशनल, मतलब अलग से जावास्क्रिप्ट का कोड इसमें कनेक्ट किया गया है। तो अलग से जावास्क्रिप्ट कोड इसमें कनेक्ट किया गया है, तो वह कोड हमें बनाना होगा पहले। कोड बनेगा कैसे? तो जावास्क्रिप्ट का अगर आपको कोई भी फाइल बनाना है तो उसके लिए क्या है कि आप लोग यूज करेंगे फाइल का नाम के साथ .js एक्सटेंशन। .js एक्सटेंशन जैसे ही उस फाइल में लगेगा, वह एक जावास्क्रिप्ट फाइल हो जाएगा। अब आप उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, या फिर कोई भी टेक्स्ट फाइल को आप जिसमें जावास्क्रिप्ट का कोड आपने लिखा है, उसको अगर आप .js एक्सटेंशन से सेव करते हैं, जैसे कि कोई भी टेक्स्ट फाइल है जिसमें मैंने HTML का कोड लिखा, .html से उसे सेव किया तो वह एक वेब पेज का स्ट्रक्चर बन गया। .css से सेव किया तो वह एक
CSS का मतलब स्टाइल शीट बन गया। और डॉट JS से जब आप सेव करेंगे तब वह जावा स्क्रिप्ट का फाइल बन जाएगा। जैसे एक फाइल हम बनाते हैं script.js। आप यहाँ पे स्क्रीन पे लोगो देख भी पा रहे हैं कि ये जावा स्क्रिप्ट का लोगो ऑटोमेटिकली आ गया है। आप स्क्रीन पे क्लियरली देख पाएंगे यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का एक येलो कलर का लोगो आ गया है। और यहाँ पे ये अब नीचे आप डिटेक्ट कर पाएंगे कि यह कोड का लैंग्वेज ऑटोमेटिक VS कोड ने डिटेक्ट कर लिया है कि यह अब आप इसमें जावा स्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिख सकते हैं। एक छोटा सा कोड लिख देते हैं जावा स्क्रिप्ट का, सिंपल सा। जैसे ही ये पेज लोड हो हमें एक अलर्ट आए, पेज लोडेड, हमें एक अलर्ट आए पेज लोडेड। अब समस्या सबसे बड़ी यह है कि फाइल तो हमने बना लिया, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। फाइल बना लिया, अलग से फाइल बना लिया, फिर जावास्क्रिप्ट का उसमें वो एक्सटेंशन वगैरह सब लगा लिया, कोड भी जो भी है हमने, जो भी छोटा मोटा आइडिया है जावास्क्रिप्ट कोड का वो हमने लिख लिया। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपने फाइल से इसको कनेक्ट करें कैसे, यह एक मेजर समस्या है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि HTML जो है कनेक्ट करने के लिए क्या करता है कि स्क्रिप्ट टैग जो आपका है, स्क्रिप्ट टैग जो आप इंटरनल CSS में आप यूज करते थे, उसके अंडर एक एडिशनल एट्रीब्यूट पास करने की वो सुविधा देता है जो कि है SRC। SRC के बारे में आप लोगों ने पहले भी देखा था कि यह बताता है कि सोर्स कहाँ है। तो सोर्स एट्रीब्यूट में हम लोग लिख देंगे कि script.js से इसको कनेक्ट करो। अब जैसे ही ये पेज लोड होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे ही ये पेज लोड होता है आपके सामने बड़ा सा एक पॉपअप ओपन होता है और आपको दिख रहा है कि पेज लोडेड। इसका मतलब यह है कि जावा स्क्रिप्ट का जो पेज कोड है वह हमारे इस पेज से कनेक्ट हो चुका है। और अब यह हम जो भी कोड लिखेंगे उस जावा स्क्रिप्ट फाइल में वह हमारे इस पेज में रिफ्लेक्ट होगा और यह फिर आगे का काम जो भी हमें करना है वह हम कर सकते हैं। जो भी कोड हमें इसमें लिखना है, जैसे एक कोड लिखा हुआ है पहला लाइन में अलर्ट पेज लोडेड, तो आप देख ही रहे हैं कि जैसे ही पेज लोड होता है तो आपके सामने यह अलर्ट आता है पेज लोडेड। इतना आप लोगों के समझ में आया जो मैंने अभी आपको लोगों को बताया? आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है जो मैंने अभी आपको बताया? बहुत सारे लोग अपना अपना कोड भी डाल रहे हैं कुछ कुछ करके, कुछ वह चेंज भी कर रहे हैं, बटन वगैरह वह लिख के डाल रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या है कि आप लोग साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, मतलब साथ साथ में ही जिनके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है साथ साथ में ही कोड लिख रहे हैं। जो लोग लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अपना नाम। हाँ, लगता है कुछ लोग लिख रहे हैं इसको, आ रहा है। आप लोगों का कोड चल रहा ही रहा होगा। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने आज सीखा है अभी। जी, चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने जो हमें आगे का जो देखना है। स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों का फिर से। अब आप लोगों को कल ही मैंने बताया था कि यह जो एक मॉडल जो जिसपे जावास्क्रिप्ट काम करता है वह मॉडल है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल।
डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, पहले भी बता रहा हूँ, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक बार बताया था, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी कि जब भी कोई HTML फाइल लोड होता है तो ब्राउज़र क्या करता है कि उसको एक मॉडल की तरह वह उसे बना लेता है, जस्ट लाइक अ ट्री। उसको वह स्ट्रक्चरल उसे बना लेता है कि इस चीज के अंदर यह चीज वो है और इसके अंदर यह है, इसके अंदर यह है, इस तरह का पूरा वो तैयार कर लेता है। मैपिंग आप एक तरह से समझे कि इस चीज के अंदर इस चीज यह चीज मौजूद है, यह चीज के अंदर यह चीज मौजूद है, इसकी यह प्रॉपर्टीज है, यह इसके एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी डिटेल्स हैं वो सब के सब एक मॉडल की तरह वह बना लेता है। तो इसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यह समझें कि आप एक ब्लूप्रिंट है, नक्शा है, जिसके तहत जावास्क्रिप्ट जो है इस तरह का चीजें जो है वो करता है, सर्चिंग करता है और भी चीजें मैनिपुलेशन करता है। मतलब डॉम में कोई एलिमेंट को बदल देना या फिर कुछ इस तरह का जो है चीजें वह करता है, जैसे कोई एलिमेंट बदल देना या फिर किसी बटन को ट्रैक करना, यह सब जो चीजें हैं यह सब जो है वह डॉम या इसी मॉडल के थ्रू होता है। आप लोग इसको जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट ही समझें कि जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे एक इमेज भी देख पा रहे हैं कि ब्राउजर कैसे इसको ब्रेक डाउन करता है। तो ब्राउजर का अपना जो वो कंटेंट है वह एक आप समझे कि एक विंडो है। विंडो आप देखते ही हैं कि ब्राउजर में जो आपका वो ओपन होता है पेज, तो वह एक विंडो की तरह ओपन होता है। वो ब्राउजर का ही वह विंडो है, ब्राउजर विंडो। उसके बाद डॉक्यूमेंट का मैंने आपको बताया था कि जो भी डॉक्यूमेंट उस ब्राउजर विंडो में फिर ओपन होता है, जैसे मैंने कुछ सर्च किया और वो डॉक्यूमेंट जो ओपन हुआ, तो ब्राउजर उसको पूरे को पार्स करके और इसकी एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की तरह उसको बना देता है और फिर वह डायरेक्ट आपके ब्राउजर में लोड कर देता है। वह जस्ट लाइक अ ट्री, आपने इंस्पेक्ट करके अभी देखा भी हो बहुत सारे वेबसाइट्स का कि जस्ट लाइक अ ट्री वो फिर उसको अरेंज करता है कि इस चीज के यह इसका पेरेंट एलिमेंट है, पेरेंट एलिमेंट के अंदर यह स्थित है, उसके अंदर यह है, उसके अंदर यह है, ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर वो बनाता है। इसका यह स्टाइलिंग है, यह इसका जावास्क्रिप्ट का जो इवेंट्स हैं वो अलग अलग, सब कुछ अलग अलग करके और जो भी इसका एट्रीब्यूट्स है यह सब अलग अलग करके उसको वह करता है। अब समझेंगे यह कि हमें तो समस्या यह है कि हमें कुछ भी अगर जावास्क्रिप्ट से करना है तो डॉम ऑब्जेक्ट मॉडल तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल तो वह ब्राउजर हमारा बना के रेडी करके रखा है। जो भी कोड हमने लिखा है जावा इसके HTML का, जैसे ही वो ब्राउजर पे रन कर रहा है तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली उसको पार्स करके एक ऑब्जेक्ट मॉडल उसको बना के रखा है। अब समस्या सबसे बड़ा बड़ा ये है कि हमें तो कुछ डेटा सेलेक्ट करना है, कुछ भी काम करने के लिए सिलेक्शन तो करना ही है। अ, क्योंकि हम लोगों ने CSS में भी देखा है कि जैसे कि अगर हमें कोई स्टाइलिंग अप्लाई करना है तो हमें उसको पहले सेलेक्ट करना होता है कि मतलब पहले सेलेक्टर से सेलेक्ट करेंगे इस चीज को, फिर हम उस पर कुछ भी अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए जो है जावास्क्रिप्ट में उस तरह के सेलेक्टर से सेलेक्ट करने के लिए जो है वह बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस जावास्क्रिप्ट ने बनाए हैं। एक फंक्शन हम लोगों ने कल एक एग्जांपल में भी देखा था, वह था गेट एलिमेंट बाय आईडी। मतलब आईडी की मदद से तुम पूरे डॉम ऑब्जेक्ट में चेक करो, मतलब डॉम ऑब्जेक्ट मतलब डॉक्यूमेंट जो हमारा है उस पूरे डॉक्यूमेंट में चेक करो कि क्या इस आईडी से कोई भी एलिमेंट फाउंड है। हमने यह भी देखा था कि अगर हम कुछ गलत आईडी उसमें पास कर दें, मतलब वो आईडी जो पूरे डॉक्यूमेंट में मौजूद है ही नहीं, तो वह रिटर्न कर रहा था नल, मतलब यह कुछ भी फाउंड नहीं हुआ। तो यह क्या करता है कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वो चेक करता है और वहां से अगर एलिमेंट फाउंड हुआ तो वह लाके आपको देता है, नहीं फाउंड हुआ तो नल रिटर्न करता है। तो उसी तरह और भी अलग अलग टाइप के आपके सेलेक्टर्स जावास्क्रिप्ट में हैं, जैसे गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो कल हमने देखा था। उसी तरह अगर आप CSS के सिंटेक्स से बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं, क्योंकि हम लोगों ने CSS सीखा भी है, तो उसमें हम लोगों ने सीखा था कि क्लास को डॉट से डिनोट करते हैं, आईडी को हैश से डिनोट करते हैं, और भी CSS का हम लोगों ने इस तरह का चीजें सीखा था। तो अगर CSS के सिंटेक्स से आप लोग फ्रेंडली हैं तो क्या होता है कि
जावास्क्रिप्ट आपको उसी से मिलता जुलता, मतलब उसी तरह का सिंटेक्स आप यूज करें, उसके लिए एक फंक्शन देता है जो कि है क्वेरी सेलेक्टर। मतलब आप सीएसएस के उस सेलेक्टर्स का यूज करके भी पूरे डॉक्यूमेंट डॉम में सर्च करके और कुछ भी काम कर सकते हैं। इसके लिए वो जावास्क्रिप्ट देता है आपको क्वेरी सिलेक्टर। मान लिया हमको एक आईडी सर्च करना है, तो हैश देके हम पूरा उस आईडी का नाम लिखेंगे और पूरे डॉक्यूमेंट में वो सर्च करके निकाल लेगा कि यह जो है आईडी इस पूरे डॉक्यूमेंट में है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इस पे कोई काम नहीं होगा, अगर है तो फिर उस पे जो भी आपको करना है करेंगे। अब यहाँ पे दो तरह का है क्वेरी सिलेक्टर में भी। क्वेरी सिलेक्टर में आपको दो तरह के अलग अलग मेथड मिलता है, जावास्क्रिप्ट देता है। पहला है क्वेरी सिलेक्टर। यह क्या करता है कि जो भी पहला मैच मिला वो जो आपके सामने लाके दे देता है, कि मतलब मान लिया कि एक क्लास से हम सर्च कर रहे हैं, उसमें 20 अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं। मतलब एक क्लास से 20 तरह का एलिमेंट बिलोंग करता है। तो वह क्या करता है कि आपको पहला एलिमेंट उठा के आपको दे देगा, आपको जो करना है उस पर आप करें, परफॉर्म ऑपरेशन करें। दूसरा क्या है कि क्वेरी सेलेक्टर ऑल है। क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करता है कि जितना भी एलिमेंट फाउंड हुआ पूरे डॉक्यूमेंट में, सबका एक लिस्ट टाइप का एरे बना के आपको दे देता है। एरे इन द सेंस कि आप समझें कि बहुत सारे वेरिएबल्स का, आप समझें कि एक तरह से एक बड़ा कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा डेटा स्टोर किया गया है एक साथ में। एक साथ में मान के चलें कि 10 जगह 10 नंबर से स्टोर किए गए हैं एक वेरिएबल में। तो आप हम लोगों ने सीखा था एक ही नंबर स्टोर होता है। तो आप इस समझें एरे की तरह कि यह एक कलेक्शन है बहुत सारे नंबर्स का। आप समझें इस तरह से। और एक साथ इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में नंबर स्टोर हुआ है, मतलब वेरिएबल एक ही है पर बहुत सारा वह डेटा स्टोर कर सकता है एक साथ। तो वह क्या करता है क्वेरी सिलेक्टर ऑल की एक एरे आपको दे देता है जिसके अंदर वह जितना भी एलिमेंट फाउंड हुआ सबका ऑब्जेक्ट होता है। आप एक एक करके उसमें जाएंगे, आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद है जो जावास्क्रिप्ट का एक बहुत बड़ा फंक्शन है कि यह सिर्फ सर्च ही नहीं कर सकता है। मतलब डॉक्यूमेंट में सर्च करके, और इसका यही काम नहीं कि सिर्फ यह इवेंट अप्लाई करेगा कि कोई बटन क्लिक हुआ तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा, कुछ माउस कीबोर्ड का बटन प्रेस हुआ तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा, या फिर कुछ इस तरह का टच स्क्रीन में कहीं पे टच हुआ तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इस तरह का ही चीजें नहीं। यह क्या करता है कि आपके डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसको चेंज भी कर सकता है। इसके पास वह भी पावर है कि यह क्या कर सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट में चेंज भी परफॉर्म कर सकता है। जैसे आपने कोई टेक्स्ट चेंज कर दिया, पूरा पूरा एचटीएमएल कोड चेंज कर दिया, पूरा पूरा आपने बटन ही हटा दिया, यह सब चीजें जो है यह सब भी जावास्क्रिप्ट कर सकता है। इसके लिए भी दो चीजें जावास्क्रिप्ट ने दी हैं। पहला दिया है इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट मतलब आपको कोई टेक्स्ट चेंज करना है तो उसके लिए दिया है इनर टेक्स्ट। और अगर आपको पूरा पूरा एचटीएमएल कोड ही चेंज कर देना है, मतलब पूरा पूरा H1 ही हटा के H2 कर देना है, बटन हटा के कुछ और लगा देना है, इस तरह की जब चीजें करनी है तो आपको देता है वह जावास्क्रिप्ट जो है इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल क्या करता है कि वह जो है जहां पे भी आप इसको अप्लाई करेंगे वह उस एलिमेंट का पूरा एचटीएमएल अंदर का बदल देगा। अंदर उसके अंदर जो भी एचटीएमएल कोड लिखा हुआ है, जैसे कि आप एक डिव पे अप्लाई करें, उसके अंदर 10 लाइन ऑफ एचटीएमएल लिखा हुआ है। आप जैसे ही उस डिव को टारगेट करके चेंज करेंगे तो उसके अंदर को 10 लाइन कोड को अगर आप चाहें तो उसको बदल के वो कुछ दूसरा कर देगा। एक चीज और जावास्क्रिप्ट कर सकता है, जावास्क्रिप्ट स्टाइल भी चेंज कर सकता है। जैसे आप किसी एलिमेंट को स्टाइल दिए हैं कि इसका कलर बाय डिफॉल्ट रेड होगा और बाकी यह सब होगा। आप चाहें तो एक बटन के क्लिक पे उसको रेड से ब्लू भी कर सकते हैं, ब्लू से और भी कोई अलग अलग कलर कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट जो है स्टाइल भी चेंज कर सकता है, यह भी इसका एक बहुत बड़ा फीचर है। मतलब डॉम पूरे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में यह बहुत ज्यादा चेंजेस कर सकता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में ही आपका यह स्टाइल भी आता है, तो यह स्टाइल भी चेंज कर सकता है।
और इवेंट लिसनर के बारे में कल एक बेसिक एग्जांपल हम लोगों ने सीखा ही था कि इवेंट लिसनर क्या है, कि जैसे ही कोई भी यूजर एक्शन परफॉर्म होता है, चाहे आप किसी माउस को किसी एलिमेंट के ऊपर लेके गए या फिर एलिमेंट से माउस से उस पर क्लिक किए या फिर कोई कीबोर्ड में की प्रेस किए या फिर कुछ भी ऐसा घटा, तो आपका ब्राउज़र जो है हर एक इवेंट को वो लिसन करता रहता है कि यह बटन प्रेस हुआ या माउस इधर मूव हुआ, यह माउस का आपने बटन क्लिक किया, यह आपका इस तरह का चीज़ें वह लिसन करता रहता है। जैसे ही यह स्पेसिफिक बटन आपने प्रेस किया और आपने उसका वहाँ पे लिसनर लगा के रखा है, मतलब अगर आप कुछ बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, कुछ के कुछ बोल रहे हैं बस, जैसे मैं ही कुछ बोल रहा हूँ, अगर कोई नहीं सुन रहा है, तो कोई नहीं सुन रहा है तो मतलब ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा है, उसका कोई मतलब वो नहीं है। पर जैसे ही कोई भी सुनने को तैयार है, मतलब कोई भी मैं कुछ इवेंट बता रहा हूँ कि हाँ माउस क्लिक हुआ, बटन क्लिक हुआ, कुछ भी हुआ, जैसे ही कोई सुनने को तैयार है, मतलब कोई कोड हमने लिख दिया कि अब जैसे ही कुछ क्लिक होगा या ऑपरेशन बाद में परफॉर्म होगा, तो जैसे ही वह चीज हुई उसके बाद वह आपका इवेंट ट्रिगर हो गया और ट्रिगर होकर वह कोई जावास्क्रिप्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जैसे जैसे ही बटन प्रेस हुआ, कल हम लोगों ने एग्जांपल में देखा ही, हमने दिखाया कि एक पॉपअप ओपन हो और उसको दिखाए कि हाँ यह बटन प्रेस हुआ अभी। तो यह जो है इवेंट लिसनर है। अब इवेंट लिसनर में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है इवेंट लिसनर के। एक है क्लिक। क्लिक मतलब उस पे क्लिक किया गया, मतलब आपका बटन पे क्लिक किया गया। आप जनरली इसका यूज होता है आपका कोई ड्रॉप डाउन ओपन करने में, कोई पॉपअप ओपन करने में, बहुत ज्यादा इसका यूज होता है क्लिक बटन का। आपका जो फेसबुक में लाइक बटन होता है वह भी इसी इवेंट को फॉलो करके जो है आपको वह आपका जो पोस्ट है लाइक होता है। और अब जब भी आप माउस से किसी यूट्यूब वीडियो पे जो क्लिक करते हैं उस वीडियो पर, तो जो वीडियो पॉज होता है या फिर उस पर फिर से क्लिक करते हैं तो वीडियो प्ले जो होता है वह भी इसी क्लिक का यूज है। उसके बाद है इनपुट। जैसे ही आप कुछ एंट्री करते हैं किसी भी इनपुट बॉक्स में, तो जो आपको सजेस्ट करता है रियल टाइम जो है, वह इस इनपुट इवेंट के थ्रू जो है आपको सजेस्ट करता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपका ब्राउजर का सर्च बार है, या फिर आप गूगल के जो आपका गूगल के आपने उस पेज में देखा होगा कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है गूगल का वह पेज। जैसे ही आप कुछ भी सर्च करते हैं तो वह उससे रिलेटेड कंटेंट सजेस्ट करता है। और तीसरा है सबमिट। सबमिट भी आप लोग समझें कि जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है उसका डेटा आपको मिल जाता है और उसका डेटा आप लोग पार्स करके और हो सके तो सर्वर पे भी भेज सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से भी, और भी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि जब भी डेटा सबमिट होता है तो डायरेक्ट वो गेट या पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू सर्वर पे सबमिट होता है। अल्टरनेटिव तरीका यह भी है कि वैसे ना करके हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी उस फॉर्म को सबमिट करवा के और डेटा लेके और सर्वर पे सेंड कर सकते हैं। इस तरह का भी जो चीज है वह है। अरे अब एक चीज आप और देखें कि जावास्क्रिप्ट के पास बहुत सारा ऐसा फंक्शन है जो कि बाय डिफॉल्ट जो फंक्शनैलिटी है आपके यहाँ पे बटन का हो गया या फिर आपके सबमिट का हो गया। जैसे सबमिट का बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है कि जैसे ही सबमिट बटन आप प्रेस करते हैं तो फॉर्म जिस भी आपने जो भी एक्शन उसमें लिखा है वह उस एक्शन पे सबमिट होता है। मतलब आपने अगर लिखा है कि सर्वर डॉट पीएचपी पे वह फॉर्म का डेटा सबमिट हो, तो वह सर्वर डॉट पीएचपी पे आपका फॉर्म का डेटा जाएगा। उसमें कहीं भी कुछ लफड़ा नहीं है। आपका पेज रिलोड होगा, सर्वर डॉट पीएचपी के पेज पे जाएगा, वहां से जो भी कुछ होगा वह वापस आपके अगर पेज पे आना होगा वापस आपके पेज पे आएगा। अगर आपके पेज पे नहीं आना होगा, कुछ और करना होगा उसे, तो वह कुछ और करेगा। जो भी है वो सर्वर पे फिर होगा। हम चाहते हैं कि कभी कभी हमें इस तरह का होता है कि हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट बिहेवियर बंद हो जाए। मतलब वह क्या हो कि डेटा हमारा सबमिट ना हो। वह जैसे ही हम उस बटन पे क्लिक करते हैं बस एक इवेंट फायर हो जाए सबमिट वाला, और डेटा हमारा सर्वर पे सबमिट ना हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि
इवेंट ऑब्जेक्ट में प्रिवेंट डिफॉल्ट अगर हम अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी, तो डेटा हमारा सबमिट नहीं होगा, सिर्फ हमें जावास्क्रिप्ट में वह रिसीव होगा, और उसका बिहेवियर जो है वह बाय डिफॉल्ट जो बिहेवियर है वह उसको बंद कर देगा। पेज जो हमारा लोड होता है, ये सब जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है उसका, वह उसको बंद कर देगा। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट का भी एक ऑप्शन जावास्क्रिप्ट में होता है। एरे का भी ऑप्शन होता है। एरे का मतलब आप समझे कि बहुत सारा अलग अलग वेरिएबल का हम एक मतलब ग्रुप बना रहे हैं, एक साथ हम बहुत ज्यादा 3-4 स्ट्रिंग रख रहे हैं, एक साथ हम 10-20 नंबर रख रहे हैं, एक साथ हम बहुत कुछ भी अलग अलग चीजें रख रहे हैं, पर मैच रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम स्ट्रिंग भी रख रहे हैं, हम नंबर भी रख रहे हैं, हम सब कुछ रख रहे हैं, अलग अलग चीजें रख रहे हैं। तो एक तरह की चीजें अगर हमें रखनी है ग्रुप करके, तो उसके लिए जो है एरे होता है। और एरे का जो इंडेक्सिंग जो हो मतलब एरे के जो पहला एलिमेंट है, वह उसका इंडेक्स हमेशा जो है 0 से स्टार्ट होता है। किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्स हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि कंप्यूटर 0-1 समझता है। तो कोई भी इंडेक्सिंग जो है वह 0 से ही स्टार्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मतलब अगर इस एक एरे है जिसमें अंदर 3 एलिमेंट है, तो वह इस तरह से है उसका काउंट कि पहला एलिमेंट है जो 0 इंडेक्स पे है, दूसरा एलिमेंट जो है वह फर्स्ट इंडेक्स पे है, और तीसरा एलिमेंट जो है वह थर्ड इंडेक्स पे है। तो अगर आपको उसको एक्सेस करना है तो आपको इसी सीक्वेंस में एक्सेस करना है, कि अगर हमें पहला एलिमेंट चाहिए तो हम उस वेरिएबल से पहला एलिमेंट निकालने के लिए हम देंगे इंडेक्स 0। 0 से फिर हमें वो मिलेगा। अब हाँ, चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और कुछ हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में अपने चलते हैं और कुछ करके देखते हैं इस जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट बहुत शोर है कि जावास्क्रिप्ट कुछ है, मतलब क्या हो सकता है इससे, क्या किया जा सकता है, जावास्क्रिप्ट क्या चीजें हैं। तो इस चीज से हम कुछ करके भी देखते हैं, आखिर जावास्क्रिप्ट क्या है, क्या कर सकता है, क्या ताकत है इसकी। तो इसके लिए एक पेज हम लोग जनरली बना लेते हैं। मैं यह कहूंगा आप लोगों से कि आप लोग साथ साथ में ही इसको करते चलें, और जिन लोगों के पास डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है वह समझते चलें और नोट करते चलें कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि अलग अलग टाइप का प्रॉपर्टी जावास्क्रिप्ट का यूज होगा, जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्या कर सकता है जावास्क्रिप्ट। तो जिन लोगों के पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है वह साथ साथ में इसको करते भी चलें, और उसके बाद आप लोग देखेंगे कि आप खुद से भी इस तरह का कोड लिख सकते हैं। हम लोग तीनों चीज़ों का यूज इसमें करेंगे। हम लोग थोड़ा बहुत आपका CSS भी यूज कर लेंगे, थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट भी यूज कर लेंगे। HTML तो आप जानते ही हैं कि HTML के बिना तो यह कोई भी वेब पेज बनाया जा ही नहीं सकता, यह तो मतलब असंभव वाली बात है। तो चलेंगे हम लोग एक एक छोटा सा HTML पेज बनाएंगे। एग्जाम्पल प्रोजेक्ट नहीं, एग्जाम्पल ही हम लोग लेंगे। एग्जाम example1.html, example1.html नाम का एक पेज हम लोग बनाएंगे। इसके अंदर एक जावा आपका HTML जो बाय डिफॉल्ट कोड है वो हम लोग लिखेंगे, और इस पेज को बाय डिफॉल्ट हम लोग रन कर लेंगे। आपके सामने विंडो पे यह पेज रन अब हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इसका चेंजेस करना शुरू करेंगे। जैसे एग्जाम्पल 1 एक हेडिंग भी हम लोग दे देंगे, एग्जाम्पल 1। और इसके अंदर क्या हम सीखेंगे, यूज HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब कुछ स्टाइल वगैरह भी हम लोग दे देते हैं। स्टाइल के बारे में हम लोग मैंने आपको बताया था कि कैसे देते हैं इसको।
तो स्टाइल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, स्टाइल का एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, स्टाइल टैग का यूज करेंगे डायरेक्ट हेड में। बैकग्राउंड बॉडी को हम लोग एक लाइट सा कलर दे देते हैं, बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है एक लाइट सा कुछ हल्का सा हम लोग दे देते हैं, एज्योर दे देते हैं, यह हल्का कलर है। और हम लोग अपने हेडिंग को जो है इसको एक क्लास दे देते हैं, क्लास का नाम है मेन हेडिंग। इसको एक क्लास दे देते हैं, और क्लास को आपने मैंने बताया था क्लास को सेलेक्ट करने के लिए हो यूज होता है डॉट। डॉट लिख के इसका नाम और नाम दे के एक प्रॉपर्टी होता है सीएसएस का कि अगर हमें इस चीज को सेंटर में करना है तो इसका प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन करके इसको सेंटर हम कर देंगे। एक कल एग्जाम्पल किन्होंने भेजा था, उन्होंने इस प्रॉपर्टी का यूज किया भी था, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो सेंटर में हमने कर दिया, इसका बैकग्राउंड कलर भी हमने चेंज कर दिया और इसको सेंटर भी कर दिया। अब क्या है कि हम लोग एक देखेंगे, हम लोगों का आज का टास्क ये है, एक कमेंट मैं लिख देता हूं कि क्या करेंगे कि टेक्स टू नंबर इनपुट फ्रॉम यूजर। फ्रॉम यूजर मतलब यूजर से दो इनपुट लेंगे नंबर के रूप में, नंबर 1 और नंबर 2, और एंड सो इट्स एडिशन, या फिर सो इट्स एडिशन इन आउटपुट। आप लोग इसको चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक आप वहां पे वो दे दें कि कौन सा उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है और वो फिर उसका रिजल्ट वो शो करे। एडिशन, दो नंबर अगर इनपुट किया है तो उसको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड करना है, जो जो भी चीजें करनी है वह फिर उसका वह दे। जो कि थोड़ा सा अभी कॉम्प्लेक्स है, आप लोग सिंपल वाला ही समझे कि दो नंबर वो ले और उसका एडिशन वो शो करे। आप लोग अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कोई भी आउटपुट नहीं है क्योंकि कुछ लिखा नहीं है, जो आपका हेडिंग लिखा हुआ है वही बस लिखा हुआ है। तो फॉर्म बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि फॉर्म बनता कैसे है। फॉर्म बनाने के लिए हम लोग जो टैग यूज करते हैं वह है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग हम लोग लिखेंगे, एक्शन हमें कहीं सबमिट करना है नहीं, तो एक्शन जनरली हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं। और मेथड भी हम लोग मेथड भी ब्लैंक छोड़ देते हैं क्योंकि इससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। जावास्क्रिप्ट इसको पार्स करके फिर आगे का काम करेगा। तो फॉर्म हमने एक लिया, इसके अंदर एक लेबल लेते हैं हम, लेबल फॉर नंबर 1, और यहाँ पे लिखेंगे इंटर नंबर 1। और यहाँ पे जैसे देखेंगे आपको दिख रहा है कि इंटर नंबर 1 आपको दिख रहा है। और इसके नीचे हम लोग एक इनपुट लगाएंगे, इसका आईडी दे देंगे नंबर 1, और इसका जो है नेम भी दे देंगे नंबर 1। इसका एक क्लास दे देंगे, क्लास आप कुछ भी दे सकते हैं, इनपुट क्लास दे देते हैं, इनपुट इनपुट नाम का एक क्लास दे देते हैं। और रिक्वायर्ड कर देते हैं। रिक्वायर्ड करने से यह बेनिफिट होगा कि हमारा जो है बिना नंबर डाले जो है हमारा प्रोसीड नहीं होगा आगे। यहाँ पे हम लोग, चूंकि हमें नंबर इनपुट लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं टाइप इज इक्वल नंबर। टाइप इज इक्वल टू, जब हमने नंबर लिखा तो अब ये नंबर ही लेगा, और भी कुछ एंट्री नहीं लेगा, नंबर ही एंट्री अब लेगा। और उसके बाद फिर हम लोग एक और फॉर्म बनाते हैं, एक और, मतलब दो नंबर चाहिए तो दो इस तरह के ब्लॉक। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बार बार मेहनत क्यों करना एक ही चीज को लिखने में। नंबर 2, नंबर 2, और यहाँ पे दिख गया कि दो नंबर बन गए, यहाँ पे इसको भी नंबर 2 कर लेते हैं। दो वाल हमारे पास इनपुट बॉक्स बन गए नंबर डालने वाले, एक नंबर 1 एक नंबर 2। हमें इसको इसके नीचे करना है तो यहाँ पे एक br टैग का यूज करेंगे।
पीआर टैग का यूज करेंगे, या फिर आप लोग जानते हैं कि div एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, तो अगर हम इसको एक div के अंदर डाल दें तो ये ऑटोमेटिकली उस तरह से बिहेव करने लगेगा जैसा कि आपको बिहेवियर चाहिए। अगर इसको उठा के एक div के अंदर डाल दें और इसका नाम रख दें, इस div का, div को भी क्लास दे दें फॉर्म आपका ग्रुप, मतलब ये ग्रुप कर रहा है इस दोनों को, लेवल और इनपुट को। और सेम इसी तरह का एक और हम लोग बना दें डिव, और इसके अंदर इसको रख दें। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अब आपको जो बिहेवियर है वो जैसा आपको चाहिए था कि एक के नीचे एक आए, तो आपको वो बिहेवियर अब मिल रहा है। अब हम लोग इसमें कुछ CSS भी अप्लाई करेंगे जिससे देखने में ये थोड़ा सा अच्छा लगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे फॉर्म ग्रुप पे, इसको एक अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए कि यह पहला वाला जो एलिमेंट है और नीचे वाला एलिमेंट है, इसके बीच में कुछ स्पेस भी, इससे देखने में थोड़ा सा मतलब अच्छा लगे ये। तो हम लोग करेंगे मार्जिन, देंगे इसको बॉटम से। आप लोगों ने सीखा था कि मार्जिन क्या चीज है और इसका क्या उपयोग है। तो मार्जिन हम लोग देंगे इसको बॉटम से 10 पिक्सल का। देखेंगे कि जैसे बॉटम से मार्जिन देते हैं तो 10 पिक्सल में थोड़ा सा ये नीचे आया है। जितना भी सेट करना है हमें, तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, हम लोग सेम उसी एलिमेंट पे जाएंगे। आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में भी दिख रहा है कि मार्जिन दिया हुआ है 10 पिक्सल। अगर हमें इसे घटाना बढ़ाना है तो अप डाउन कीज का यूज करेंगे, और जितना हमें सेट करना है, जैसे मुझे सेट करना है 20 पिक्सल, तो 20 पिक्सल सेट करके इसको फिर यहाँ पे, वहां पे हमने चेक किया कि 20 पिक्सल में अच्छा दिख रहा है, और फिर यहाँ पे इस चेंजेस को परमानेंट कर लेंगे। हम अपने पेज में भी इसको चेंज कर लेंगे ताकि पेज रिलोड होने पे यह हटे नहीं। अब एक चीज हमने अप्लाई कर लिया यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि CSS में और भी तरह के सेलेक्टर होते हैं जिसको बोलते हैं पेरेंट सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, और भी अलग अलग तरह के सेलेक्टर्स होते हैं। तो अगर हमें चाहिए कि हमें इसकी आईडी से डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं करना पड़े, जैसे हमें चाहिए कि फॉर्म ग्रुप के अंदर जो है वह जितना भी लेबल है, मतलब एक लेबल ये है, एक लेबल ये है, फॉर्म ग्रुप नाम के क्लास के अंदर जो है जितना भी लेबल एलिमेंट है सबको हम सेलेक्ट करके कुछ स्टाइल देना चाहते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लेबल का कुछ भी जो है वो नहीं है, क्लास या ग्रुप इसको नहीं दिया गया है, या आईडी वगैरह इसको नहीं दिया गया है। तो उसके लिए जो है हम लोग वही सेलेक्टर का यूज करेंगे, चाइल्ड सेलेक्टर का। मतलब हम पेरेंट का नाम देंगे और उसके अंदर के जितने भी हमारे टैग्स हैं और जो भी चीजें हैं सबको हम टारगेट करके उसको फिर चल करेंगे। अगर डायरेक्टली हम मैं लेबल को टारगेट करता है तो यह दो लेबल तो टारगेट होगा ही, और भी अगर कोई लेबल इस फॉर्म में लिखा हुआ है कुछ अलग काम के लिए तो वह भी टारगेट होके चेंज हो जाएगा। जो बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड है, मतलब आप चेंज कुछ और को कर रहे हैं, चेंज कुछ और हो रहा है। तो आपको चाहिए कि नहीं, मुझे फॉर्म ग्रुप के अंदर जितने भी लेबल हैं उन सबको टारगेट करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फॉर्म ग्रुप तो लिखा गया ही है, यह एक क्लास सेलेक्टर है और लेबल एक टैग सेलेक्टर है। बीच में इन दोनों के बीच में स्पेस दिया गया है। स्पेस देने का मतलब यह है कि फॉर्म ग्रुप के अंदर जितने भी लेबल हैं सबको सेलेक्ट करो, और उसके अंदर जो भी आप रूल लिखेंगे वह रूल अप्लाई होगा। अब यह सेलेक्ट हो गया है, हम एक छोटा सा रूल इसमें लिख देते हैं कि फॉन्ट साइज इसका 16 पिक्सल कर दो। अब जैसे ही अप्लाई करते हैं 16 पिक्सल, यह शायद इसका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 18 पिक्सल कर लेते हैं। 18 पिक्सल जब करेंगे तो ये थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है अब। और इसका कलर जो है लेबल का जो है वह ब्लू कर दो, ब्लू हो गया। और इसका फॉन्ट जो है थोड़ा सा बोल्ड कर दो। तो फॉन्ट वेट जो है, फॉन्ट वेट में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे 1 से लेके 900 तक, 100 से लेके 900 तक नंबर है, और कुछ अलग अलग वो भी है, बोल्ड करना है, बोल्डर करना है, लाइट करना है, लाइटर करना है। तो आप लोग नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं, जितना बड़ा नंबर उतना ज्यादा बोल्ड। और आप लोग इस लेटर्स का भी यूज कर सकते हैं, बोल्ड, बोल्डर वगैरह।
तो हम लोग नंबर का ही यूज करके देख लेते हैं। 600 मैंने दिया। अब ये फॉन्ट कुछ आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा बोल्ड हो गया है, थोड़ा सा उभर के दिख रहा है। थोड़ा सा और हम फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं, 20 पिक्सल कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा दिखेगा। और लेबल का तो आपका देख लिया आपने क्या है। अब लेबल का हम मार्जिन दे देते हैं राइट से। थोड़ा सा हमारा जो वो है क्या बोलते हैं, हमारा जो इनपुट बॉक्स है, थोड़ा सा लेवल से दूरी बना के रखें। तो मार्जिन मैं राइट से दे देता हूँ 10 पिक्सल। अब देखेंगे कि इनपुट बॉक्स जो है थोड़ा सा दूरी बना लिया है अब लेवल से। लेबल पे आप होवर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा सेलेक्टर जो है फॉर्म ग्रुप के अंदर लेबल, वह बिल्कुल सही जगह सेलेक्ट कर रहा है जहाँ पे हमें नीड है। और अगर मैं कुछ और मार्जिन बढ़ाना चाहूँ तो थोड़ा सा और मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, 20 पिक्सल कर लेता हूँ। 20 पिक्सल कर दिया मैंने और रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे आपको 2 नंबर के लिए 2 अलग अलग बॉक्स दिख रहा है। अब थोड़ा सा इनपुट वाले को भी करते हैं। इसका क्लास दिया हुआ है इनपुट, इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि फॉर्म ग्रुप के अंदर जो है इनपुट हमें क्लास चाहिए। तो ये क्या करेगा कि फॉर्म ग्रुप के अंदर जितने भी इनपुट हैं वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। या फिर डायरेक्ट भी आप इनपुट लिख के इसको चला सकते हैं, क्योंकि इनपुट नाम का क्लास आप जानते हैं पूरे डॉक्यूमेंट में एक ही क्लास है, इस तरह का आपस में मिसमैच होने का संभावना नहीं है। इनपुट को क्या करते हैं कि इनपुट का भी थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 20 पिक्सल कर देते हैं। जैसे ही इनपुट का हम फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे आपके सामने यह बॉक्स भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बड़े फॉन्ट साइज का इनपुट लेने के लिए बॉक्स भी बड़ा होना चाहिए, तभी तो वो इनपुट ले पाएगा। थोड़ा सा इसके कॉर्नर्स को राउंड कर देते हैं अगर आपको चाहिए तो। मैंने आपको बताया था कि कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बॉर्डर रेडियस। और अगर इसको वैल्यू देंगे 2 पिक्सल तो थोड़ा सा यह कॉर्नर्स को राउंड कर देगा, कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंड कर देगा। और वैल्यू बढ़ा लेते हैं इसकी, 2 पिक्सल से काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा राउंड हो गया। 6 पिक्सल से मुझे लगता है काम हो जाएगा। थोड़ा सा ये कॉर्नर्स को राउंड कर दे रहा है, थोड़ा सा देखने में ये अच्छा लगेगा। अगर आपको नीड है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोगों ने इस पे भी CSS अप्लाई किया, इस पे भी किया। थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, रेडियस को ज्यादा ही दिख रहा है उभरा हुआ। हाँ, इस तरह का हो गया। अब एक हम लोग बटन बनाएंगे, क्योंकि बटन की भी नीड है, तो इसके लिए डिव बनाएंगे। इसके अंदर इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, आप लोग जानते ही हैं। इनपुट हम टाइप इज इक्वल टू सबमिट जानते ही हैं। सबमिट, अब सबमिट जैसे ही करेंगे तो एक बटन लिख के आएगा। बटन में का वैल्यू भी होगा सबमिट, तो वैल्यू हमें चेंज करना है। तो हम लोग इसका नाम दे देंगे शो, शो नाम का बटन दे देंगे। तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि वैल्यू हो गया शो। और इसको क्लास दे देंगे सबमिट, सबमिट क्लास दे देंगे, सबमिट 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 नाम का क्लास दे देंगे। अगर हमें इस बटन को भी डिजाइन करना हो तो सबमिट नाम का हम क्लास दे देंगे। और div का भी एक क्लास दे देंगे, btn सबमिट, या फिर सबमिट कंटेनर दे देते हैं, कंटेनर। कुछ भी नाम आप रख सकते हैं, इसमें कहीं कोई लफड़ा नहीं है कि हम लोग यही नाम रखें। जो नाम आपकी इच्छा हो वो आप रख सकते हैं। सबमिट कंटेनर में हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमें इस बटन को सेंटर करना है या इस बटन को हमें राइट साइड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्प्ले देते हैं फ्लेक्स। और जस्टिफाई कंटेंट का आपने यूज सीखा था, जस्टिफाई जस्टिफाई कंटेंट, इसको कर देते हैं सेंटर। अगर करना है तो सेंटर में आ जाएगा बटन, यह पूरे स्क्रीन का सेंटर आएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कि पूरे स्क्रीन का सेंटर आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरे स्क्रीन का सेंटर आए तो हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्म को भी एक क्लास दे देते हैं, फॉर्म क्लास। और इसका एक विथ डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे फॉर्म क्लास का एक विथ डिफाइन हमने कर दिया, विथ मतलब चौड़ाई 500 पिक्सल। अब ये 500 पिक्सल का ही चौड़ाई ले रहा है अब। और इसको एक बॉर्डर भी हमने दे दिया, बॉर्डर 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फॉर्म का एक बॉर्डर आ गया। इसको थोड़ा सा पैडिंग भी दे देते हैं
पैडिंग मैंने आप लोगों ने सीखा था कि अंदर से स्पेसिंग को बोलते हैं पैडिंग। 20 पिक्सल का पैडिंग भी अंदर से इसको दे देते हैं, थोड़ा सा ये दिखने में शानदार लगेगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका यह सेंटर लाइन आया है, जितना भी इसका आपके सामने जो जो है पार्ट, इस फॉर्म का जितना भी चौड़ाई है उसके सेंटर में यह बटन अभी आया हुआ है। हमें चाहिए कि सेंटर में नहीं, इंड में आए, लास्ट में आए। तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट इंड भी अगर हम कर देंगे तो यह बटन लास्ट में चला जाएगा। इस फॉर्म के लास्ट में यह बटन अब आ रहा है। तो अब इस बटन को भी थोड़ा सा हम स्टाइल कर लेते हैं। सबमिट बटन को भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं 3 पिक्सल का। थोड़ा सा बटन ये और ज़्यादा 3 पिक्सल नहीं तो 5 पिक्सल का दे देते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया बटन। 6 पिक्सल का दे देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। और अब यहाँ पे समझेंगे कि क्या है कि बटन को हमें जस्ट लाइक बटन की इसको, यह अभी लगभग एक छोटा सा बटन की तरह बिहेव कर रहा है। तो थोड़ा सा इसको हमें स्टाइल करने के लिए क्या है, यह जो पैडिंग जो हमारा प्रॉपर्टी है, यह एक साथ आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 पिक्सल 6 पिक्सल 6 पिक्सल और 6 पिक्सल। यह क्या है कि यह एक अप्रोच फॉलो करता है। यह ऐसे आप समझेंगे कि जब आप इस तरह से लिखते हैं तो क्या होता है कि यह अप्रोच फॉलो करता है कि पहला वैल्यू जो है आपका टॉप को अप्लाई होगा, उसके बाद राइट को अप्लाई होगा, फिर बॉटम को होगा, फिर लेफ्ट को होगा। मतलब एक स्क्वायरिश पैटर्न में यह वैल्यू अलग अलग अप्लाई कर देता है। तो अब आप अगर देखें तो अगर बाय डिफॉल्ट भी अगर हम पैडिंग लिखें तो यह चारों साइड को एक समान वैल्यू देता है। हमें अगर चाहिए कि नहीं चारों साइड को एक समान नहीं दें, अलग अलग साइड को अलग अलग वैल्यू दें, जैसे किसी को 6 पिक्सल दें, किसी को 10 पिक्सल दें, किसी को 12 पिक्सल दें और किसी को 18 पिक्सल दें, मतलब चारों साइड को अलग अलग वैल्यू दें, तो यह ऑप्शन भी यहाँ पे पैडिंग में होता है कि आप अगर 4 वैल्यू स्पेस के साथ सप्लाई करते हैं तो वह चारों साइड को अलग अलग वैल्यू देता है। पहला वैल्यू आता है टॉप को, दूसरा आता है फिर उसके, आप यहाँ पे इस पे राइट क्लिक अगर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कैसे कैसे वैल्यू अप्लाई हो रहा है। जैसे पहला वैल्यू जो हमने दिया वो 6 पिक्सल दिया, आप यहाँ पे टॉप पे देख भी रहे हैं कि 6 पिक्सल दिया, तो यह सबसे पहले टॉप को अप्लाई हुआ, फिर आपके राइट साइड अप्लाई हुआ, उसके बाद बॉटम में अप्लाई हुआ, फिर आपके लेफ्ट साइड अप्लाई हुआ। तो ऐसे स्क्वायर पैटर्न में यह वैल्यू चलता है और आप समझें कि यह एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यह चलता है। तो बटन को हमें स्टाइल करने के लिए क्या कर सकते हैं, यदि हम सिर्फ 2 ही वैल्यू देते हैं तब क्या होता है कि पहला वैल्यू आप जाने, पहला वैल्यू तो टॉप को जाएगा और दूसरा वैल्यू जाएगा आपका राइट साइड को। पहला वैल्यू दे दिया 6 पिक्सल टॉप को और दूसरा वैल्यू दे दिया 10 पिक्सल राइट साइड को। अब बाकी 2 वैल्यू तो उसको मिले ही नहीं, तो टॉप बॉटम वाला क्या करेगा, टॉप वाले के वैल्यू कॉपी करके एक्सेप्ट कर लेगा और लेफ्ट वाला क्या करेगा कि राइट वाले के वैल्यू कॉपी करके एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब चारों साइड को उस तरह से वैल्यू मिल जाएंगे। अगर सिंगल वैल्यू देते हैं तो चारों साइड का सेम वैल्यू अप्लाई होता है, वो आप लोग देख ही चुके हैं। तो बटन को थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टॉप और बॉटम से पैडिंग देंगे 6 पिक्सल का और लेफ्ट और राइट से पैडिंग देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसको, करीब 20 पिक्सल 25 पिक्सल दे देंगे, जैसे थोड़ा सा ये डिजाइनर टाइप का दिखेगा बटन आपका। इसको 25 पिक्सल दे देते हैं। थोड़ा सा इसका हम लोग फॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं, 18 पिक्सल कर देते हैं, जिससे थोड़ा सा ये उभर के दिखे। बटन आपको दिख रहा है उभर के, और जैसे ही क्लिक कर रहे हैं आपको देख रहे हैं कि फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर यह आ रहा है कि मतलब फॉर्म को सबमिट करो। और थोड़ा सा इसका कलर वगैरह आप चेंज करना चाहें तो बैकग्राउंड कलर का यूज करेंगे, बैकग्राउंड इसका चेंज कर देंगे। एक अच्छा सा कलर ले लेंगे, लाइट आपका ग्रीन ही ले लेते हैं, लाइट ग्रीन में अच्छा सा लगेगा ये देखने में। एक अच्छा सा कलर यहाँ पे आ रहा है। लाइट ग्रीन नहीं है, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो लाइट ब्लू में कुछ ले लेते हैं। तो ये एक अच्छा सा कलर ब्लू में, और इसका फॉन्ट कलर कर देते हैं वाइट। अब ये देखने में थोड़ा सा शानदार लग रहा है, थोड़ा सा उभर के आ रहा है। इसका भी अगर कॉर्नर्स हमको राउंड करना है तो बॉर्डर रेडियस का यूज करके और 3 पिक्सल का इसका कॉर्नरिंग थोड़ा सा बटन का राउंड कर देते हैं और कर देते हैं 5 पिक्सल दे देते हैं, थोड़ा सा और राउंड हो जाएगा, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। अब ये बटन क्लिक हो रहा है और आपका ऑपरेशन परफॉर्म
हो रहा है, आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। हम लोगों ने अभी बस दो ही टेक्नोलॉजी का यूज किया है, एक HTML का यूज किया है, एक CSS का यूज किया है, और एक शानदार सा नॉर्मल एक फॉर्म बन के आपके सामने दिख रहा है। एक नॉर्मल सा फॉर्म आपके स्क्रीन पे बन के दिख रहा है, जिसमें आप कुछ वैल्यू डाल के सबमिट कर सकते हैं। अगर मैं कुछ वैल्यू डालूं 10 और इसके अंदर कुछ वैल्यू डालूं 20, और जैसे ही सबमिट करूं तो कुछ नहीं हो रहा है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। एक रिक्वेस्ट सबमिट हो रहा है, आप अपने URL में भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये गेट रिक्वेस्ट सबमिट हो रहा है अभी, पर हो कुछ नहीं रहा, मतलब कोई भी आउटपुट आपको नहीं आ रहा है। नॉर्मल जो है जैसा वैसा ही है, नॉर्मल आउटपुट आपको नहीं आ रहा है क्योंकि एक्शन एट्रीब्यूट ब्लैंक है, तो आपका फॉर्म वहीं के वहीं सबमिट हो रहा है, यहाँ पे कोई रिसीव करने वाला उसको है ही नहीं। तो हमने दो इनपुट बॉक्स तो बना लिया। अब असली मकसद जो हमारा है कि पहले वैल्यू को लेके दूसरे वैल्यू को लेके फिर हमें उसको ऐड करके दिखाना है। तो दिखाना कहाँ है, वो तो है ही नहीं, तो वह कहाँ दिखेगा, तो दिखेगा कहाँ पे, तो उसके लिए भी एक इनपुट चाहिए, तो उसके लिए भी एक इनपुट बना लेते हैं। कहीं दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए, कोई जगह तो चाहिए, तो उसके लिए एक इनपुट ही हम बना लेते हैं, सबमिट बटन के नीचे ही बना लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर फॉर्म में हम वो इनपुट बनाएंगे तो वह बोलेगा कि उसको भी सबमिट आप करें, तो उसको जनरली हम लोग अवॉइड करके क्या करेंगे, इसको बना देंगे हम लोग नन रिक्वायर्ड, मतलब वह रिक्वायर्ड नहीं है और रीड ओनली में है, मतलब उसको वैल्यू डाला भी नहीं जा सकता है। इसको रिजल्ट लिख देंगे, रिजल्ट RESULT, इसका नाम भी रिजल्ट लिख देंगे, और इसका भी यही रखेंगे। इसको टाइप नंबर भी रख सकते हैं आप चाहे तो, टाइप टेक्स्ट भी रख सकते हैं, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू ही शो करना इसका काम है। आपके सामने एक रिजल्ट का भी वो आपको दिख रहा है, पर कुछ भी करेंगे वो कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, आप जहां तक जानते हैं। अब कुछ भी इस तरह का बिहेवियर चेंज करने के लिए आप लोग जानते हैं कि हमें कुछ भी इस तरह का करना है, तो उसके लिए क्या है कि सबसे जो जरूरी चीज है वह है जावास्क्रिप्ट। अब हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होगा, पहला वैल्यू वह जावास्क्रिप्ट लेगा, फिर दूसरा वैल्यू लेगा, और फिर उसको आपस में ऐड करेगा, और फिर जाके आपको रिजल्ट दिखाएगा। तो अभी आप लोगों ने अभी देखा भी आज के क्लास में कि फॉर्म का जो इवेंट होता है, बटन का इवेंट होता है कि जब बटन पे क्लिक हो तो कोई इवेंट फायर होता है, और फॉर्म का जो इवेंट होता है वह है सबमिट। सबमिट इवेंट का मतलब है कि जैसे ही फॉर्म बटन पे क्लिक हो और पूरा डिटेल भर के जैसे ही फॉर्म सबमिट हो, तब फिर क्या किया जाए कि उसका कोई उस पे ऑपरेशन परफॉर्म अगर आपको करना है, तो जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा आपका ब्राउजर आपको बता देगा, आप चाहें तो उस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपको उसकी नीड है। तो हम यहाँ पे उसी का यूज करेंगे। अब समस्या यह है कि काम होगा कैसे, तो उसके करने के लिए हम लोग, आप लोगों ने सीखा था कि स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। स्क्रिप्ट टैग का यहाँ पे यूज मैंने किया, जावास्क्रिप्ट का कोड अब शुरू हो गया, यहाँ से जावास्क्रिप्ट का पार्ट शुरू हो गया। अब जो कोड लिखा जाएगा वो जावास्क्रिप्ट का लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अपना फॉर्म को ले लेते हैं, कि जो भी हमारा फॉर्म है वो जब सबमिट हो, तो फॉर्म क्या है, तो फॉर्म है, फॉर्म नाम का एक क्लास है, उसी उसी को फॉर्म दिया गया है, और फॉर्म नाम का यूनिक क्लास है, मतलब इस नाम का कोई भी और कोई एलिमेंट हमें नहीं दिख रहा, कि मतलब यह लगभग यूनिक है, इस नाम का कोई और एलिमेंट नहीं है। अगर आपको और भी यूनिकनेस चाहिए तो आप यहाँ पे आईडी दे सकते हैं। आईडी का मतलब आप जानते ही हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट में जो है यूनिक है, उसके नाम का कोई और एलिमेंट मौजूद नहीं है। आईडी दे देते हैं यहाँ पे बेसिक फॉर्म, बेसिक फॉर्म नाम का एक आईडी दे दिया हमने, और फिर हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना शुरू करेंगे। एक वेरिएबल बनाएंगे बेसिक फॉर्म करके, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर आपने सीखा अभी। क्वेरी सिलेक्टर जस्ट लाइक CSS सिंटेक्स की तरह हमें परफॉर्म करने में मदद करता है। यदि हमें आईडी सेलेक्ट करना है,
हम यहाँ पे हैश देंगे और उस आईडी का नाम लिखेंगे, और जैसे ही इंटर करेंगे वह अब सेलेक्ट होके अगर वह मौजूद होगा आपको सामने वो दिखेगा। और भी एक सेलेक्ट लेते हैं, इससे फॉर्म का वो हो गया। अब नंबर 1 हमें लेना है, तो नंबर 1 को सेलेक्ट कर लेते हैं, नंबर 1। और यहाँ पे भी इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको आप चाहें तो बाद में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जब आपका फॉर्म सबमिट हो तब भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे कि बेसिक फॉर्म जब सबमिट हो, मतलब जब वह सबमिट हो तब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो। तो अगर आप इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखना चाहें कि हमारा एलिमेंट सेलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बेसिक फॉर्म, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके और इसको देख भी सकते हैं कि यह जो है, यह आपका फॉर्म जो है डिटेक्ट हो चुका है जावास्क्रिप्ट से, और यह अब इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो बेसिक फॉर्म पर हम लोग लगाएंगे इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर, मतलब इवेंट को अब हम लिसन करेंगे, और इस पे लगाएंगे सबमिट, मतलब सबमिट इवेंट को लिसन हम अब करेंगे। और आप जानते ही हैं कि यह एक कॉलबैक फंक्शन लेता है, मतलब जैसे ही सबमिट इवेंट होगा पूरे डॉक्यूमेंट में, यह फंक्शन को रन करा दिया जाएगा। मतलब यह ब्लॉक ऑफ कोड जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, इसको रन अब कराया जाएगा। अब इस समय अब हम कंसोल करके देखें, कंसोल करके देखें, चेक करके देखें, तो जैसे ही आप यहाँ पे चेक करेंगे कंसोल आपको सामने दिख रहा है, कोई नंबर डालेंगे 2, इसके नंबर 3, जैसे ही शो करेंगे तो कुछ हुआ, पर उसके बाद पेज लोड हो गया। मतलब कुछ तो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, उसके बाद पेज रिलोड हो गया, तो मतलब पेज ही रिलोड हो गया, तो फिर से पूरा आपका डेटा चला गया, आपका जो भी आपने एंट्री किया था वो सबका सब खत्म हो गया। तो इसके लिए अभी हम लोगों ने सीखा था कि इस बिहेवियर को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इवेंट ऑब्जेक्ट ले लेंगे, जो कि आप यहाँ से फंक्शन में एक अगर आप पैरामीटर पास करें तो वहां से आप इवेंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। और इवेंट ऑब्जेक्ट को लेके इस पे लगाएंगे हम लोग प्रिवेंट डिफॉल्ट नाम का एक प्रॉपर्टी। प्रिवेंट डिफॉल्ट नाम का प्रॉपर्टी जब हम लगाएंगे, अब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो यह क्या होगा, पेज रिलोड नहीं होगा। जैसे ही अब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो यह पेज अब रीलोड नहीं होगा, पेज अब रीलोड नहीं होगा, मतलब अब पेज यह रीलोड नहीं होगा। अब अगर हम कंसोल डॉट लॉग करें यहाँ पे चेक करके, तो आपको कंसोल में यह दिखेगा भी कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हुआ आपके सामने यह एक मैसेज प्रिंट हो रहा है। अब जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है अब हम आगे कर सकते हैं। तो फॉर्म जब सबमिट हो तो हमें क्या करना है कि दोनों इनपुट ले लेना है उससे। तो पहला इनपुट क्या है, तो वहां पे फिर हम एक, यहाँ पे आप देख रहे हैं लेट का भी यूज किया जा रहा है, वायर का भी यूज किया जा रहा है। जनरली रिकमेंडेड है कि लेट का ही यूज करें, लेट अब ज्यादा एडवांस वो प्रैक्टिस है। मैंने भी सबको चेंज करके लेट में कर दिया है। अब यहाँ पे नंबर 1 को आप लोग उसको लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जानते हैं कि इसका भी आईडी जो है, नंबर 1 का आईडी है नंबर 1, नंबर 2 का आईडी है नंबर 2। तो इसका आईडी के लिए हम हैश यूज करेंगे नंबर 1। और इसका हमें चाहिए क्या, तो इसका हमें चाहिए वैल्यू, वैल्यू एट्रीब्यूट का डेटा चाहिए। तो वैल्यू एट्रीब्यूट का डेटा चाहिए, तो आप जानते ही हैं कि हर एट्रीब्यूट का मैपिंग करता है जावास्क्रिप्ट। तो जैसे ही वह खोज के निकालेगा नंबर 1 को, तो उसके वैल्यू का डेटा आपको देगा। तो वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे। और नंबर 2 के लिए भी सेम यही, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और आईडी इसका नंबर 2, और इसका भी वैल्यू हमें वो देगा। अब आप कंसोल डॉट लॉग करके देखेंगे नंबर 1 को, और फिर कंसोल डॉट लॉग करके देखेंगे अपने कंसोल में, तो आपको दिखेगा कि नंबर 1 का भी वैल्यू दिख रहा है और नंबर 2 का भी आपको वैल्यू दिख रहा है। जब मैं इस फॉर्म में डेटा डाल के इसको सबमिट करूंगा तो आपके सामने दिख रहा है कि जो भी डेटा इसके अंदर लिखा हुआ है, यदि 88 लिखा हुआ होता तो 88 और जो भी दोनों वैल्यू है वो आपके सामने आ गए हैं आपके वेरिएबल्स में, और वेरिएबल्स में आके आप यहाँ पे प्रिंट भी हो रहा है। अब हमें इसका एडिशन दिखाना है रिजल्ट में। तो एडिशन दिखाने के लिए क्या करेंगे कि नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड कर लेंगे, एक और वेरिएबल बना लेंगे, सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2।
नंबर 1 प्लस नंबर 2, दो हमने एक नंबर्स को ऐड कर लिया और उसको शो कराना है हमें कहाँ, तो रिजल्ट नाम के जो हमारा इनपुट फील्ड है उसके अंदर शो कराना है, जो कि रीड ओनली है, उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो शो कैसे होगा, तो सबसे पहले हमें रिजल्ट को भी उसको सेलेक्ट करना होगा। तो लेट रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल हम बनाएंगे और उसके अंदर भी हम सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, रिजल्ट नाम के जो हमारा आईडी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके अंदर अब हमें वैल्यू उसकी लेनी नहीं, उसकी वैल्यू सेट करनी है। तो सेट करने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, रिजल्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आप नया जो वैल्यू डालना चाहते हैं सम, वह उसके अंदर डाल दें और डाल के जैसे ही आप इसको चलाएंगे अब आपका कोड वो हो चुका है। अगर आपको कमेंट लिखना हो तो यहाँ पे आप कमेंट भी लिख सकते हैं कि टेकिंग नंबर 1 एंड नंबर 2 फ्रॉम इनपुट 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 फील्ड्स। और यहाँ पे आप यहाँ पे इसको सेट हेलो, आप सभी लोगों तक आवाज पहुंच रही है? यदि आवाज पहुंच रही है तो थम्स अप करेंगे। आवाज पहुंच रही है सभी लोगों तक? सभी लोगों तक आवाज पहुंच रही है। अब आप लोग अभी जो कर रहे थे, हम लोग फिर से वापस चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे सेट द रिजल्ट इन रिजल्ट फील्ड हम, तो हमने इसको सेट किया और वापस हम लोग अपने चलेंगे एग्जाम्पल में जो हम लोगों ने बनाया अभी। और यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू डालेंगे 10, एक वैल्यू डालेंगे 20 और एक जैसे ही शो करेंगे तो आपको यहाँ पे 10 20 दिख रहा है। अब आप कहेंगे कि यह क्या चक्कर है, 10 और 20 को जब हमने जोड़ा तो यह, बहुत सारे लोग लाफिंग वाला इमोजी भी भेज रहे हैं कि यह क्या अजीब हो गया कि 10 और 20 को जोड़ा तो आपको सामने 1020 दिख रहा है। तो बहुत सारे लोगों को यह मतलब मजाक ही लग सकता है कि यह अजीब सा क्या बिहेवियर है, मतलब अजीब बिहेवियर है कि 10 और 20 को ऐड किया तो यह मतलब 10 20 हो गया। तो यहाँ पे अब आप एक बहुत बड़ा चीज सीखेंगे जो कि आप अभी देखेंगे इसको, कि समस्या यह है कि अगर आप कंसोल डॉट लॉग करके चेक करेंगे, आप, मैंने आपको बताया भी था कि टाइप ऑफ चेक करना है किसी नंबर का कि क्या है, तो वह कैसे चेक करेंगे, तो कंसोल डॉट लॉग चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि नंबर 1 और नंबर 2 दोनों का जो आपको टाइप दिख रहा है, एक मिनट इसमें इंस्पेक्ट खोलेंगे हम लोग ब्राउजर का डेव टूल्स, और नंबर 1 और नंबर 2 दोनों का जो टाइप दिख रहा है आपको, तो वह आपको दिख रहा है कि यह तो स्ट्रिंग है। और मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के कल के वीडियो में बताया भी था कि जब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से जोड़ते हैं तो वह क्या होता है कि आपस में जुड़ जाता है, और जो अभी आपका स्ट्रिंग है वो है, मतलब आपका नाम है राम और टाइटल है कुमार, तो राम कुमार को जब आपस में जोड़ेंगे तो राम और कुमार आपको साथ में दिखेगा। तो आपका पहला जो है वह भी स्ट्रिंग है, दूसरा जो है वह भी स्ट्रिंग है, आपस में जोड़ रहे हैं तो वही ऐसे आ रहा है। तो समस्या है कि चाहिए तो नंबर था ना, ये स्ट्रिंग क्यों दे रहा है, हमने तो नंबर इनपुट लिया था। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी इनपुट फील्ड से जब आप डेटा उसको लेते हैं तो एनी टाइम हर टाइम वह एक स्ट्रिंग ही होता है, चाहे आप उसमें नंबर ही रखें। नंबर आप सिर्फ बताते हैं टाइप इज इक्वल टू नंबर, की मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें नंबर्स ही एक्सेप्ट करो। जावास्क्रिप्ट को यह बताते हैं ब्राउजर को कि सिर्फ और सिर्फ नंबर ही एक्सेप्ट करो, इसमें कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करो, मतलब कैरेक्टर्स एक्सेप्ट ना करो, नंबर एक्सेप्ट करो। पर जब आपको वैल्यू मिलता है तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि वो वैल्यू मिल रहा है स्ट्रिंग के रूप में, पर हमें तो स्ट्रिंग के रूप में नहीं चाहिए। तो वह कैसे होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने नंबर जो हमारा है, नंबर को फिर से टाइप कास्ट करेंगे हम लोग इंटीजर में। इंटीजर का मतलब है कि आप जो
जो नंबर्स देखते हैं एक से लेके 1 2 3 4 5 6 जितने भी, यह सब इंटीजर्स हैं, तो उसको टाइप हम करेंगे इंटीजर्स में या फिर हम इसको टाइप करेंगे नंबर में। तो यहाँ पे नंबर एक आपका वो फंक्शन है और इसके अंदर एक वैल्यू हम इसको दे देंगे। नंबर 1 दे दिया मैंने, नंबर 1 को फिर से असाइन किया, और नंबर 2 दे दिया मैंने, नंबर 2 को भी चेंज किया। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे कि जैसे ही 10 मैंने दिया, जैसे ही 20 मैंने दिया, 100 किया, तो अब ये दोनों नंबर है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि रिजल्ट 30 आ रहा है। और यह आपका जो आज का टास्क था, जो हम लोगों ने सीखा कि कैसे यूज करेंगे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को एक साथ, वो आपको दिख रहा है कि जैसे ही हम कोई नंबर डाल रहे हैं, कोई भी नंबर मैंने डाला 555 और कुछ भी, तो आपके सामने इसका रिजल्ट शो हो रहा है। एक जस्ट लाइक अ सिंपल कैलकुलेटर एडिशन के लिए हम लोगों ने बना लिया जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो आप लोग समझें कि जावास्क्रिप्ट का जो यह है, आपको स्क्रीन पे यह कोड जो दिख रहा है, कोई बहुत ज्यादा बल्कि कोड हम लोगों ने नहीं लिखा है। फिर भी हम लोगों ने एक इस तरह का फंक्शन बना लिया जो कि दो चीजों को ऐड कर रहा है, दो इनपुट्स को ले रहा है, ऐड कर रहा है। तो जावास्क्रिप्ट यह भी कर सकता है, जावास्क्रिप्ट आपके बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकता है। वह भी एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो वह भी देख लेते हैं। एक बटन बनाते हैं फॉर्म के बाहर और इसका क्लास दे देते हैं बटन क्लास, और इसका दे देते हैं चेंज बैकग्राउंड। अब आप लोग इस बटन को भी सेम उसी तरह से लेट क्लास, इसका आईडी दे देते हैं बीजी चेंज। बीजी चेंज नाम का यह बटन है। बीजी चेंज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पे मैं दिया हूँ बीजी चेंज और इसको सेलेक्ट मैंने कर लिया। फिर बीजी चेंज डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और जैसे ही इस पे कोई क्लिक करे और कोई फंक्शन रन हो, तो फंक्शन रन होगा तो क्या होगा कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट CSS डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, इसको चेंज करके कर दो क्या, रेड कर दो। अब जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर आपका रेड हो गया है। तो आप लोग CSS वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, आप लोग इसके कोई कोड भी डाल सकते हैं। जैसे RGB का ये कोड है, ये भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे भी मैं अगर डाल दूं, यहाँ पे यह कोड RGB में, और यहाँ पे इसका वैल्यू कुछ बदल दूं, 180 कर दूं। अगर आप चेंज बैकग्राउंड पे क्लिक करें तो देख पा रहे हैं कि कुछ बैकग्राउंड का बिहेवियर चेंज हो रहा है। मैंने आज जावास्क्रिप्ट से दो चीजें सीखा। पहला, नंबर इनपुट लेके और उसको रिजल्ट दिखाना सीखा, और दूसरा बैकग्राउंड चेंज भी करना सीखा। क्या आप लोगों का आज का सेशन समझ में आया या जावास्क्रिप्ट वाला? जावास्क्रिप्ट वाला आज का सेशन समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों ने, कितने लोगों ने इसको लाइव के देखा कि यह मतलब चला आपका कोड? लोग पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन आपने दिया था, कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे कि एक साथ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं देख पाए कोई बात नहीं, आप अपने लॉगिन में जाके एक बार जो जो इसका वीडियो मिल जाएगा आपको, फिर से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल में नहीं होता है सर, यह मैंने आपको कई बार बताया है कि मोबाइल में होता है। आप W3 स्कूल्स पे जाके इसको कर सकते हैं, वहां पे भी आप अपना कोड लिख के इसको रन कर सकते हैं। आप लोगों ने इसको किया नहीं? कितने लोगों ने आज ट्राई किया? सब लोग अपना अपना नाम लिखेंगे चैट बॉक्स में। बहुत सारे नाम आ रहे हैं अलग अलग। रीता कुमारी आ रहा है, सुजल अग्रवाल आ रहा है, और भी अलग अलग आ रहे हैं। नीतीश आ रहा है, और आयशा आ रहा है, निखिल प्रकाश आ रहा है, इन लोगों ने ट्राई किया है। नीतीश कुमार आ रहा है, रागनी कुमारी आ रहा है,
और भी बहुत सारे अलग अलग नाम आ रहे हैं। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि एक आप लिंक शेयर कर देते हैं मुझे, जिसमें मैं कुछ उस तरह का कर पाता। तो एक लिंक्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आपके चैट बॉक्स में ही आपको दिखने लगेगा। वह लिंक क्या है कि आपको एक आपका आपके कुछ बेसिक डिटेल मांगेगा, उसमें एक फॉर्म है आप समझे तो, और बेसिक डिटेल मांगेगा और आपसे एक फाइल अपलोड करने के लिए बोलेगा, या फिर आप अपना कोड उसमें पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह का एक लिंक रहेगा। आज आपको हो सके तो नहीं दिया गया हो वो लिंक, या फिर न दिया जा पाए, कल के सेशन में मैं आपको वो लिंक जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। और बहुत सारे लोग ने वो कोड भेज भी रहे हैं चैट बॉक्स में ही। उन्होंने क्या किया है कि यह एक टर्न ऑन लाइट और टर्न ऑन इस तरह का शायद इन्होंने W3 स्कूल से देखा है, और इसका कुछ इन्होंने एट्रीब्यूट चेंज करने की कोशिश करके इसको कर रहे हैं। बहुत अच्छा, आप लोग कम से कम W3 स्कूल से भी कुछ कुछ सीख रहे हैं। यह भेजा है कोड हमें मैं रोशन रुस्तम जी ने। बहुत अच्छा। अ, और अलग अलग लोग जो है अलग अलग चीजें भेज रहे हैं। और बहुत अच्छा, आप लोग अलग अलग कोडे भेज रहे हैं। आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहिए। और जो है कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि हिस्ट्री सब्जेक्ट है मेरा, उसके बारे में आप बता ही नहीं रहे। हिस्ट्री सब्जेक्ट वाले को आप लोग को जो आप लोगों ने कोर्स लिया है वो है डिजिटल आर्काइविंग का। तो डिजिटल आर्काइविंग आप लोग कैसे करेंगे? डिजिटल आर्काइविंग आप लोगों को अगर बताया जाए कि डिजिटल आर्काइविंग का क्या है, तो आप लोगों को जब पता ही नहीं कि इसका डेटा हम लोग को स्टोर कहाँ करेंगे, कौन से डेटाबेस में करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे, कैसे हम लोग इसको करेंगे, तो जब आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा तो फिर मतलब आप करेंगे कैसे? जब आपको बेसिक ही नहीं पता कि इसका मतलब कैसे हम लोग यूज करेंगे, क्या टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करके उसको करेंगे, तो फिर मतलब कैसे ये होगा? और आप लोगों को जो भी बताया गया आज लोग अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे इसी तरह का। जैसे मैंने एक कैलकुलेटर बना के देखा, मैंने एडिशन करके आप लोगों को दिखाया उसमें। कुछ लोग ट्रायल करके उसमें मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, कुछ लोग ट्रायल करके उसमें सब्सट्रैक्शन और अलग अलग ऑपरेशन जो भी जावास्क्रिप्ट में मौजूद है उस तरह का भी करने का कोशिश करेंगे। और साथ में आप लोग धीरे धीरे कुछ और भी जावास्क्रिप्ट की चीजें जाके W3 स्कूल से, इसका मैंने लिंक आपको कल दिया था, आज फिर से दे देता हूँ। जावास्क्रिप्ट W3 का स्कूल्स का लिंक, W3 स्कूल्स जावास्क्रिप्ट। तो मैंने 3 चीजों का लिंक आपके साथ शेयर किया था। एक दिन शेयर किया था आपके HTML का लिंक, एक बार शेयर किया था CSS का लिंक, और आज मैं शेयर कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट का लिंक। तो 3 चीजों का अलग अलग लिंक जो है आपको भेजा गया है। आप लोग इसमें जाएं, अलग अलग चीजें पढ़ें। सबकी टेक्नोलॉजी लगभग लगभग इसी टाइम से चलती है, और इसी तरह से आप लोग करते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग का जो जिनका भी सवाल है, ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे कि हम लोगों ने आज इतना तक सीख लिया कि वेबसाइट का क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। बस आगे के कुछ ही क्लासेस के बाद हम लोग डिजाइनिंग भी सीखेंगे, क्योंकि वेबसाइट है तो डिजाइनिंग करना ही होता है। बिना डिजाइन किए कोई भी वेबसाइट जनरेट नहीं किया जा सकता, डिजाइन करना ही होता है। बहुत सारे इमेजेस यूज होती हैं वेबसाइट में, इमेजेस भी बनाने होते हैं, बैनर्स भी बनाने होते हैं, तो डिजाइनिंग करना ही होता है। तो आप लोग वो भी सीखेंगे कि डिजाइनिंग कैसे है। और डिजाइनिंग का जहां तक सवाल है, आजकल वेब डिजाइनिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है। तो आप लोग वेब डिजाइनिंग तो यहाँ पे देख ही रहे हैं कि वेबसाइट की डिजाइन कैसे बनाई जाती है CSS की मदद से। तो यह भी डिजाइनिंग का ही पार्ट है। इसके लिए अलग से आपको मतलब कुछ भी आप लोग जो डिजाइन अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में बना सकते हैं, चाहे वो फोटोशॉप हो या कुछ भी हो, तो वो डिजाइन आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। ये भी डिजाइनिंग है। आप लोग सॉफ्टवेयर की मदद से भी सीखेंगे कि अलग अलग डिजाइन बना के उसका नकल फिर हम जावा इसमें कैसे करते हैं वेब में, और जो भी चीजें हैं ये इसमें कैसे।
फोन होता है। कोई किसी का कोई सवाल भी है तो बताएं। अटेंडेंस आप लोगों का बन रहा है, जैसे ही आप लोग कनेक्ट करते हैं आप लोगों का अटेंडेंस बन जाता है। और कुछ लोग कैसे कनेक्ट हैं डिजिटल मार्केटिंग वाले इस सेशन से, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आप लोग कनेक्ट करें अपने अपने कंपनी से, वहां से कांटेक्ट करें और पता करें कि मतलब कैसे यह मतलब आप लोग इस सेशन से कनेक्ट हैं। इसके ठीक पैरेलल ही आपकी एक क्लास चल रही है डिजिटल मार्केटिंग की, आप लोग कैसे इस सेशन से कनेक्ट हैं मतलब ये। और कुछ चीजें जब आप सीखेंगे, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग का जो पार्ट जब आएगा और सर्वर्स का पार्ट जब आएगा, तब आपको एक डेस्कटॉप की नीड होगी। कुछ चीजें जो अभी आप सीख रहे हैं, जैसे कि HTML सीख रहे हैं या फिर जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं और CSS सीख रहे हैं, यह सब आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ही कि आप कर सकते हैं, पर कुछ चीजें करने के लिए आपको एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की नीड होगी। और एआई भी इस्तेमाल होता है, जो बिल्कुल एआई इस्तेमाल होता है। आप लोग एआई से सीख भी सकते हैं किसी भी एआई प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो चैट जीपीटी हो या फिर जिमनी हो या फिर कोई भी आपके पास एआई प्लेटफॉर्म जिसकी आपके पास जानकारी हो, अ, वह आप यहाँ से सीख सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है, आप लोग ऐसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें और आगे का इस तरह का काम करते रहें। जो भी मैंने आपको सिखाया घर पे जाके इसका कम से कम 2 से 3 घंटा प्रैक्टिस आप लोग जरूर करें। बिना प्रैक्टिस के आप लोगों को कोई भी इसकी टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं मिलेगी। जब तक आप इसको खुद से ट्रायल नहीं करेंगे, आप लोग कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। आप लोग खुद से, जिनके मैं कई बार बता चुका हूं कि जिनके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं, आप अपने फोन से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन एडिटर्स आते हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी, जिसमें आपको कोड लिखना है आप वहां जाके लिख सकते हैं। और फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। और किन्हीं का जो भी क्वेश्चंस है वो एक बार बता दें क्लास एंड करने से पहले। मुझे लगता है आप लोगों का अब लगभग लगभग कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और फिर चलते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और जो भी मैंने आपको बताया उसका मतलब करते रहें, कैसे यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है। और आप लोग के लिए मैं कल एक लिंक शेयर करूंगा। जो भी आप लोगों ने आज इसका बनाया है, आप लोग अलग अलग दिनों में प्रैक्टिस करके जो भी आप लोग बनाए हैं, इसका लिंक एक कल मैं आपको क्लास में शेयर करूंगा। आप लोग क्या करेंगे कि जो भी आपने कोड लिख के बनाया है, जो भी डिजाइन्स बनाई हैं, जो भी आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, वह सब आप उसमें भेज सकते हैं और फिर उसको हम लोग उसको चेक करेंगे। तब तक के लिए आप लोग करते रहें प्रैक्टिस। धन्यवाद।